अर्ज किया है कि प्रिंस सेंसे से नहीं पढ़ा अगर, प्रिंस सेंसे से, भैया बिना माइक लगाए शायरी बोल रहा था, अब फिर से शायरी बोलता हूं। अर्ज किया है कि प्रिंस सेंसे से नहीं पढ़ा अगर, प्रिंस सेंसे से नहीं पढ़ा अगर, तो बोर्ड का पेपर देख के लगेगा डर। बोलो बाबा। तो एक और थर्ड क्लास शायरी के साथ एक और शानदार जानदार मजेदार ताबड़तोड़ से सेशन में अपने निंजास का प्रिंस सेंसे स्वागत करते एक प्यारे से गुड इवनिंग के साथ। तो भैया आज का भी सेशन प्रिंस सेंसे के हर सेशन की तरह शानदार जानदार मजेदार ताबड़तोड़ होने वाला है, बहुत खास होने वाला है, बहुत अमेजिंग होने वाला है। क्यों यार? तो इसलिए होने वाला है क्योंकि अब हम अपने नए चैप्टर की कहानी आज स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, अभी तक हम अपने 2 चैप्टर्स की कहानी कंप्लीट कर ली, रियल नंबर और पॉलिनोमियल। फाइनली आज हमारा थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बहुत सारी शानदार चीजें, अमेजिंग चीजें पढ़ने वाले हैं, ताबड़तोड़ चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुत एंटरटेनिंग कहानी से भरा बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। तो भैया जी उम्मीद करता हूं सभी लोग इस लेक्चर के लिए एक्साइटेड हो, रेडी हो। तो भैया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है कि यार लाइफ में हमें अपने ड्रीम, अपने एम के बारे में क्लियर रहना है। हर इंसान का एक ड्रीम होना चाहिए लाइफ में और एक एम होना चाहिए। और अगेन पर्सनली मैं फील करता हूं कि ये जो लाइफ में आप ड्रीम या एम लेकर चलते हो, ये कोई छोटा मोटा टारगेट मत रखना। टारगेट ऐसा रखो जो कि मजा आ जाए, बड़ा अमेजिंग सा टारगेट हो। यानी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि क्लास 10th में ये ड्रीम, ये आपका एम लेके चलते हैं कि उनको 90 प्लस आए, उनको 95 आए, 96 आए। बेकार टारगेट है। असली टारगेट का मजा कब है, असली एम का मजा कब है? तो वो तब है जब आप टारगेट करोगे पूरे नंबर, यानी कि 100 आउट ऑफ 100। यानी कि आपने बेसिक मैथ लिया है या स्टैंडर्ड मैथ लिया है, फर्क नहीं पड़ता है, आपका ये टारगेट होना चाहिए। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको शिद्दत से मेहनत करनी चाहिए। और इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट आपको दिमाग में रखना है कि भैया तुमने 10th में फोड़ा, मचाया, अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही हम 11th में जाते हैं तो भैया इतना सा सिलेबस इतना बन जाता है। तो जब अचानक से इतना सा सिलेबस इतना बन जाता है 11th क्लास में आके, तो भैया हम हैरान, परेशान, दिमाग खराब, हर टाइप की चीज से जूझते हैं। और वहां पे फील होता है कि काश हमारे 10th वाले मास्टर जी ने या हमारे 10th वाली मास्टरनी जी ने अगर हमें कुछ बेसिक्स पढ़ा दिया होता तो 11th आसान हो जाता। तो भैया ये जो आप आगे जाके सोचोगे उसका इलाज पहले ही हम कर लेंगे। यानी ऑलरेडी 10th में अपने बेसिक्स को 11th के लिए बहुत मजबूत करके चलेंगे। तो रोज रात में सोने से पहले, रोज सुबह उठने के बाद ये टारगेट मन में आपको रिवाइज करना है कि भैया ये मेरा टारगेट है, ये टारगेट मुझे अचीव करना है। तो भैया हर समय अपने टारगेट को विजुअलाइज करते रहोगे और उस टारगेट की ओर अग्रसर होकर बढ़ते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो आपको मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ सपना देखने से सच नहीं होता, सपने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ लेक्चर देखने से प्रिंस सेंसे के काम नहीं चलेगा, आपको लेक्चर देखने के अलावा इन बातों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि लास्ट लेक्चर्स का रिवीजन होना चाहिए, पूरा बैकलॉग कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि जो भी छोटे बड़े होमवर्क्स आपको प्रिंस सेंसे देते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, जो भी डीएचएस आपको मिलते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, जो भी रेफरेंस बुक आप बना रहे हो वो कंप्लीट होनी चाहिए। एट द सेम टाइम आप लोगों को अपने लेक्चर के नोट्स और समरी पे भी काम करना है। दिस इज ऑल्सो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। तो जो बच्चा सिर्फ ये कर रहा है या सिर्फ ये कर रहा है या सिर्फ ये कर रहा है, इससे काम नहीं चलेगा भैया। अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, यानी कि आपको डी में आना पड़ेगा। तो कितने बच्चे बोर्ड एग्जाम में इस टारगेट को अचीव करने के लिए सीरियस हैं? जल्दी से यहां पे अपनी राय बताएं, आपकी जो सोच है उसके बारे में बताएं। क्योंकि भैया ये टारगेट बड़ा अमेजिंग टारगेट है, जब अचीव हो जाता है तो अलग ही किस्म का एक मजा आता है कि सामने वाला कोई भी भीड़ में हमसे जब पूछता है कि यार तुमको कितने आए मैथ्स में, तो बड़े प्यार के साथ एक छोटी सी स्मर्की स्माइल के साथ हम प्यारे तरीके से कहते हैं पूरे नंबर आए, यानी कि 100 में 100 आए। और भैया इसका इंपैक्ट बड़ा तगड़ा होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में जब 100 फोड़ते हो ना तो इंपैक्ट लाइफ टाइम रहता है।
यानी कि जब आप कॉलेज में एडमिशन्स के लिए जाओगे, वहां आपके 100 देखकर जो सामने वाला रहेगा वो तुरंत इंप्रेस हो जाएगा। अगेन आप कभी जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो जॉब इंटरव्यू में भी आपकी मार्कशीट देखी जाती है। मार्कशीट में जब आपका परफेक्ट स्कोर दिखेगा भैया, तो आपका जो इंटरव्यूअर है उसके होप्स ऊंचे हो जाएंगे, वो तुमसे ज्यादा उम्मीदें लगाएगा, तुम में एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढेगा। तो ये 100 का जो तमगा होता है ना, ये बहुत बड़ा तमगा होता है, ये आपको बहुत आगे तक मदद करता है। इस तमगे को अचीव करने के लिए मैं आपका पूरा साथ देने वाला हूं। बस आपको खुद का भी साथ देना आना चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि ये टारगेट अचीव होगा। तो देख लेते हैं कितने बच्चे यहां पे रेडी हैं। ठीक है यार, लगभग 90% बच्चे यहां पे इस टारगेट को अचीव करने के लिए रेडी हैं। बस मेहनत जारी रखिए, बरकरार रखिए, आपका टारगेट जरूर अचीव होगा। ठीक है, चलो अब नए चैप्टर को शुरू करने से पहले, नए चैप्टर की कहानी देखने से पहले यहां पे एक बार जान लेते हैं कि आपके पॉलिनोमियल का सफर कैसा रहा। तो भैया एक और पोल लगा रहा हूं। इस पोल में अब आपको बताना है कि सर आपने पॉलिनोमियल खत्म कर दिया, सर मंडे को मैथ्स की क्लास नहीं होती है उड़ान की, हमारे पास संडे का भी टाइम था सर जी। तो हमने संडे और मंडे में बहुत अलग अलग बुक और रेफरेंस बुक से पॉलिनोमियल के सवाल बनाने की कोशिश की, और सर सारे सवाल बने जैसा आपने कहा था कि ऑलमोस्ट हर सवाल आपसे पॉलिनोमियल का जरूर बनेगा। तो कितनों ने ट्राई किया था या कितनों ने बनाया और सारे सवाल बन गए, वो थम्स अप दीजिएगा। जिन्होंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया था, दूसरे बुक के सवाल नहीं लगाए थे, वो थम्स डाउन दीजिएगा। चलिए, तो यहां पे एक और 30 सेकंड का पोल लगा रहा हूं, ये जानने के लिए कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई करते हो या उसके आगे भी कुछ करते हो जो मैं बोलता हूं। तो भैया कितनों ने इन 2 दिन को यूटिलाइज किया और पॉलिनोमियल के सवालों को अलग अलग जगह से बनाने की कोशिश की, और ये कॉन्फिडेंस आया कि हां सर सवाल बन रहे थे, आपने जैसा बोला था वैसा हो रहा था। हर एक टाइप के सवाल जो आपने कहे थे सर जी, हम अलग अलग जगह से ढूंढ ढूंढ के लगा रहे थे, वो हमसे बन रहे थे सर जी। और जिन्होंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया वो थम्स डाउन देकर बताएंगे। चलिए क्या बात है, तो बहुत सारे बच्चों के थम्स अप आ रहे हैं। देखो जिनका भी पोल नहीं शो हो रहा है, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, आपका चैट सेक्शन मुझे दिखता रहता है, आप अपने चैट में भी जवाब दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। समझ रहे हो ना? तुम लोग ना बहुत जल्दी, मैंने देखा है कभी छोटी छोटी बातों पे लोड ले लेते हो। सर आप कहते हो पोल नहीं दिख रहा है, सर क्या करें, पोल नहीं दिख रहा है तो चैट तो दिख रही है ना, चैट में तो रिवर्ट कर ही सकते हो। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। चलो, तो 71% बच्चों ने ट्राई किया था, और इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूं कि तुमसे पॉलिनोमियल के सवाल बने होंगे। क्यों भैया, बने थे कि नहीं बने थे? यस या नो बोल के, वाई एन बोल के बताइएगा जल्दी से। सारे बच्चे चैट सेक्शन में जिन्होंने भी ट्राई किया था, बताओ मेरे को कि जिस भी बुक से, जिस भी सैंपल पेपर से, जिस भी क्वेश्चन बैंक से तुम बना रहे थे, क्या तुमसे पॉलिनोमियल के सवाल बन रहे थे? यस या नो, वाई या एन बोल के बताइएगा। एनसीईआरटी तो धुएं की तरह उड़ गया होगा। जो बच्चा कह रहा है एनसीईआरटी तो धुएं की तरह उड़ गया होगा। भैया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए लोड नहीं लेना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पिन सेंसर यूट्यूब पे करवाने वाले हैं, डोंट वरी यार। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखो एक बच्चा कह रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, अरे भाई साहब क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है, ऑलरेडी बता दिया था, ध्यान से सुना करो बातों को। चलिए, तो मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि हां सर सवाल बन गए थे। जो एक आध 2 बच्चे ये कह रहे हैं नो सर सवाल नहीं बने थे, उसका 2 ही कारण हो सकता है। पहला कारण कि आपने मेरे सारे पॉलिनोमियल के लेक्चर देखे नहीं, इसलिए आपके कंसेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है। दूसरा कारण आपने बनाया ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो यही 2 कारण हो सकते हैं, और ये दोनों कारण आप अपने जीवन से हटा सकते हो अगर आप धीरे धीरे अपने पॉलिनोमियल के बैकलॉग को कंप्लीट कर लो। भैया बहुत सारे बच्चे बैकलॉग बनाने लगते हैं। बैकलॉग का एक ही रामबाण है, ध्यान से सुन लो, कि भैया हर अगली दिन का रूटीन सोने से पहले बना लेना है कि कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, ये आपके रूटीन लिस्ट में होना चाहिए, और उसको शिद्दत से फॉलो करने की कोशिश करिए। ये अगर आप करिएगा तो आपको बीच बीच में दिख जाएगा कहां कहां मेरे पास टाइम अवेलेबल है, वहां अपने बैकलॉग को आप कंप्लीट कर सकते हो। अगेन जब बैकलॉग हो जाता है तो प्रिंस सर के लेक्चर को आप 1x पे मत देखो, प्रिंस सर के लेक्चर को आप 1.25x पे देखो, या आप ऐप में 1.5x पे देखो। मतलब जितनी स्पीड संभाल सकते हो उतनी स्पीड पे देखो। भैया तुम ही लोग कभी कभी कहते हो ना कि सर आप कंसेप्ट थोड़ा स्लो पढ़ाते हो, तो ठीक है यार, बैकलॉग हो गया, स्पीड बढ़ा के कंसेप्ट देख लो, किसने रोका है? तो इससे लेक्चर भी जल्दी जल्दी आपके बैकलॉग का खत्म होगा। अगेन जो आपको स्कूलों की छुट्टी मिलती है, जो संडेज मिलते हैं, उनको अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए यूटिलाइज करो। ये काम अगर आप करोगे भैया तो आपका बैकलॉग बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। ये मेरी बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा।
तो भैया जी ये चीज समझ में आ रही है अब मुझे कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से मैथ्स की कहानी की पूरी क्लैरिटी है। तुम लोगों को अब 2 चैप्टर पे पूरी कमांड हो गई होगी, एक तो रियल नंबर, दूसरा पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सर आप कैसे हो? बिल्कुल प्रिंस सेंसेई बढ़िया है। चलिए तो अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं यार, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले देख लेते हैं कि सर हमारे सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है, और यह भी जानेंगे कि जितने टॉपिक्स हमें अपने चैप्टर में पढ़ने हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक से सवाल आने के बोर्ड एग्जाम में चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सभी लोग अब बोर्ड पे फोकस करिएगा यहां पे। तो भैया जी लास्ट एपिसोड में हमने क्या कर लिया था? पॉलिनोमियल जड़ से मिटा दिया था, पॉलिनोमियल पूरा खत्म कर दिया था। इस एपिसोड में क्या करेंगे? तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जहां पे टारगेट लेके चल रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म खत्म करेंगे, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन समझेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टाइप ऑफ सोल्यूशन समझेंगे। ये क्या चिड़िया का नाम है आपको अपने आप थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, तो लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, जीवन में ट्रक नहीं बनना है। चलिए तो भैया जी एक बार देख लेते हैं, अपने सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। पहले 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग एक झलक देखिए। सभी को 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, एक झलक देखिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं होमवर्क सर, होमवर्क आपके बनाने के लिए था, होमवर्क में क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है, होमवर्क में कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो आपसे नहीं बनता, क्योंकि जो भी मैंने सवाल लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करके दिया था, तो वो दोबारा से क्लास में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है यार। होमवर्क सभी से बनना चाहिए था। सर आप कितने अच्छी पीपीटी बनाते हो, अरे थैंक यू सो मच यार। एक बच्चा कह रहा है सर स्पीड 4x नहीं होती, वरना हम तो आपके लेक्चर 4x करके देखते हैं यार, ये भी बढ़िया है। अगर आप 4x पे समझ सकते हो तो देख सकते हो। वैसे 4x पे लेक्चर देखोगे तो ऐसा सुनाई देगा, 4x पे अगर कोई लेक्चर देखोगे ना तो ऐसी आवाज सुनाई देगी, फिर पता चलेगा अलग ही लैंग्वेज बन गई है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो सभी लोग अब बोर्ड पे फोकस करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो हमें इस चैप्टर के अंदर यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, या फिर ये कह लो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अब इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं? हंस रहे हो तुम लोग। तो भैया हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी हम सबसे पहले जानेंगे एक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर एक टॉपिक हमें देखना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। उसके बाद जानेंगे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है। इसके बाद भैया इक्वेशन को सॉल्व कैसे कैसे करना है। तो सर जी इक्वेशन सॉल्व करने के मोटा मोटी 2 मेथड्स है, एल्जेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड। दोनों मेथड्स पे हल्की हल्की चर्चा करेंगे। उसके बाद कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, इसके बाद आएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फिर आएगा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, लास्ट में भैया बवंडर वाला वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें तुम लोग है तौबा मचा के रखते हो। यही हाय तौबा मचाते हो ना कि सर बड़ी दिक्कत होती है, दिमाग खराब हो जाता है। तो भैया हाय तौबा मचाना तुम्हारा बंद हो जाएगा। तुम लोग इस चैप्टर में 2 जगह सबसे ज्यादा अटकते हो। अगर मैं सही हूं तो मुझे चैट सेक्शन में बताना है यस या नो बोल के कि सर इस चैप्टर में 2 जगह सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो ये जो कंसिस्टेंसी वाले सवाल होते हैं सर जी, के टाइप के सवाल होते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम। क्या मैं सही समझ रहा हूं? जल्दी से सारे बच्चे बोलेंगे, क्या मैं सही समझ रहा हूं कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा 2 जगह दिक्कत होती है वो एक कंसिस्टेंसी वाले टॉपिक में, एक वर्ड प्रॉब्लम वाले टॉपिक में। यस या नो? सारे बच्चे बताएंगे बोल के यस या नो कि हाँ सर यही हाय तौबा मचती है, यहीं पे हमें परेशानी होती है, हम पागल हो जाते हैं। आ रहा है ना? यस सर। तो टेंशन ना लीजिए भैया, ये टॉपिक तुम्हारे लिए हलवा बना दूंगा। वो कहते हैं ना प्रिंस सेंसेई का जलवा है, उनके सामने हर टॉपिक हलवा है, तो मस्त हलवा गर्म करके खा लेना। चलो बहुत ही बढ़िया। तो सर ये तो हमारा इस चैप्टर का सिलेबस हुआ, यानी कि सर 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। अब इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स है जहां से बोर्ड एग्जाम में सवाल आने के चांसेस ज्यादा होती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सर जिनके सामने ये बास्केटबॉल का साइन लगा है ना, वहां से सवाल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर आप इस साइन को देखें तो ये वाला जो टॉपिक हुआ आपका, कौन सा टॉपिक सर? ये वाला जो टॉपिक है मेथड टू सॉल्व इक्वेशंस, और इसमें भी कौन सा मेथड? एल्जेब्रिक मेथड। यहां से सवाल आने के बड़े हाई चांसेस होते हैं। अगेन कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, भैया टफ तुम लोगों को लग रहा है तो सवाल भी यहां से बहुत आते हैं। तो भैया ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। अगेन इसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकली मतलब क्या है समझेंगे। यहां से भी बड़े घुमा फिरा के इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं। और फाइनली वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि मैं कह सकता हूं
कि ये जो टोटल 60 टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है, इनमें से ये जो 4 टॉपिक्स है ना, यहां से सवाल आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। यही नहीं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक तो तुमने जान लिए, मैं तुमको अभी ये भी बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। तो भैया जहां तुम लोग है तौबा मचाते हो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट में भी और अल्ट्रा इंपॉर्टेंट छाटेंगे। तो क्या भैया, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट मतलब ये टॉपिक्स के तो आपको बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करके जाने हैं। तो कौन कौन से अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है याद रखना। एक तो ये कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी और वर्ड प्रॉब्लम, तो क्या याद रखिएगा, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 4 और 7 एकदम अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि आप मान के चलो हर साल, ऑलमोस्ट हर साल इस चैप्टर से, इन 2 टॉपिक से तो सवाल मिलता ही मिलता है। यानी कि भैया इन 2 टॉपिक्स को तो बहुत ही तगड़े तरीके से प्रैक्टिस करना है और मैं करवाऊंगा। तो सभी को पूरे सिलेबस की क्लैरिटी आ गई कि सर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या महा इंपॉर्टेंट है, तो चैट सेक्शन में सीसी बोल के बताएंगे। सभी को सिलेबस की पूरी क्लैरिटी मिल गई तो चैट सेक्शन में सीसी बोल के बताएंगे। क्या बात है, सभी के ओपी सेंस से आ रहे हैं, नाइस यार नाइस। सारे बच्चे चैट सेक्शन में सीसी बोलेंगे, हाला फॉर अ रीजन। अच्छा ये भी सही है, चलिए बहुत ही बढ़िया। हु लाइक्स टू प्ले बास्केटबॉल, यार मेरा बड़ा मन करता था बास्केटबॉल खेलने का, लेकिन कभी मुझे बास्केटबॉल कोर्ट जल्दी मिला नहीं, इसी वजह से मैं बास्केटबॉल खेला नहीं। मैंने क्रिकेट बहुत खेला है, क्रिकेट बैडमिंटन मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स हैं और सबसे ज्यादा प्यार मुझे है बैडमिंटन खेलने से, मतलब क्रिकेट से भी ज्यादा मुझे पसंद है बैडमिंटन खेलना, बड़ा मजा आता है यार। मतलब तुमको अगर लगता है कि तुम 2 घंटे क्रिकेट खेल सकते हो तो मैं तुमको गारंटी देता हूं, तुम एक ढंग के प्लेयर के साथ 20 मिनट बैडमिंटन खेल लो, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। जो भी बैडमिंटन प्लेयर हैं दे कैन कनेक्ट विथ मी कि अगर तुमको लगता है कि तुम 2 घंटे क्रिकेट खेल सकते हो ना, तुम एक अच्छे प्लेयर के साथ 20 मिनट बैडमिंटन खेल लो, तुम्हारी हवा निकल जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो बड़ा मजा आता है बैडमिंटन खेलने में। आई लाइक बैडमिंटन, नाइस नाइस। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, कोई क्रिकेट फैंस है, कोई बैडमिंटन फैंस है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आई लव फुटबॉल, हाँ यार फुटबॉल भी काफी एग्जॉस्टिंग गेम है लेकिन खेलने में बड़ा मजा आता है। चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, तो सर जी सिलेबस समझ गया, सिलेबस की कहानी समझ में आ गई, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या महा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब यहां पे कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं, बड़ा मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो सर हमारे चैप्टर का क्या नाम है, पहले उसको डिकोड करते हैं। तो कहिएगा सर हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यही है चैप्टर का नाम। कहोगे हां सर यही है चैप्टर का नाम, बोलोगे हां सर यही है चैप्टर का नाम। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो भैया पेयर का मतलब जोड़ा होता है, कहोगे हां सर, पेयर का मतलब 2 चीजें, पेयर का मतलब जोड़ा, 2 चीजों पे बात होगी। अब क्या 2 चीजों पे बात होगी आगे समझेंगे। सबसे पहले यहां समझने लायक क्या है सर, कि पहले मुझे यह समझना पड़ेगा ये इक्वेशन किस चिड़िया का नाम है। तो इक्वेशन क्या होता है, थोड़ी हिंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स पढ़ाते वक्त दे दी थी। तो पॉलिनोमियल क्या था सर जी, तो आप कहिएगा कि सर पॉलिनोमियल एक ऐसी मूवी थी जो कि 2 दोस्तों की कहानी थी, 2 दोस्तों की दास्तां, 2 दोस्तों की कहानी। क्या कहिएगा सर, 2 दोस्तों की दास्तां, 2 दोस्तों की कहानी थी हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक, अब याद करिए मैंने आपको बताया था कि सर अगर यही जो 2 दोस्तों की कहानी है, इसमें अगर एक लड़की की एंट्री हो जाए, सर ये जो 2 दोस्ती की कहानी है इसमें अगर एक लड़की की एंट्री हो जाए तो कई बार दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है, अच्छी खासी लंबे ड्यूरेशन वाली जो दोस्ती है वो तकरार में बदल जाती है। सर हमने ये ऑब्जर्व किया है कि सर 2 दोस्तों के बीच में अगर एक लड़की की एंट्री हो जाए भैया तो अच्छी खासी दोस्ती का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो भैया यहां पे भी वही होता है कि भैया जब तक पॉलिनोमियल की कहानी है, दोस्ती की कहानी बढ़िया चल रही थी, लेकिन जैसे ही इस दोस्ती की कहानी में एक लड़की की एंट्री होती है, एक इज इक्वल टू की एंट्री होती है भैया जी, तो इज इक्वल टू के एंट्री के बाद ये जो फॉर्मेट बन जाता है पॉलिनोमियल बराबर 0 का फॉर्मेट, यही इक्वेशन कहला जाता है। क्योंकि अब भैया दोस्ती टूट जाएगी,
अगर दो प्यारे दोस्तों के बीच में एक लड़की आ गई, यानी कि सर दोनों दोस्तों को सेम लड़की पसंद है, अगर ऐसा कुछ हो गया सर कि दोनों लड़कों को, दोनों दोस्तों को सेम लड़की पसंद है, तो भैया ऐसे लड़की की जहां पॉलिनोमियल के लाइफ में एंट्री हुई, दोनों के बीच में दरार, अब पॉलिनोमियल की कहानी खत्म, इक्वेशन की कहानी शुरू। क्या सभी को यह कहानी समझ में आ गई? सीसी बोलिएगा। क्या सभी को यह कहानी क्लियर हो गई? सीसी बोल के बताइएगा तेजी से सारे बच्चे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि केमिस्ट्री वाला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि लड़की के आने से भैया जी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किसका? तो सर लड़की के आने से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है दोस्ती का, और अब एक टकरार की एंट्री हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, सभी को समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान से सुन लो, एकदम सिंपल सी कहानी है। पॉलिनोमियल क्या है समझ गए सर? तो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दिख जाए, पॉलिनोमियल बराबर जीरो का फॉर्मेट, तो यही पॉलिनोमियल बराबर जीरो का फॉर्मेट क्या हो जाता है? इक्वेशन। तो कभी भी कोई इक्वेशन पूछ लेना तो हड़बड़ाना मत, बहुत प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन है कि भैया पॉलिनोमियल पढ़ लिया? हाँ सर पढ़ लिया। तो भैया कभी भी अगर हम पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो फॉर्म को कहीं पे भी देख लें, कहीं पे भी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो फॉर्म को स्पॉट कर ले सर, उसी को इक्वेशन कहते हैं। दैट इज इट, एज सिंपल एज दैट। समझ में आई बात? कहोगे हाँ सर आप समझाओ, समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है सर, इक्वेशन की कहानी समझ गए। तो इस चैप्टर में दो चीजों पे बात होगी। कौन से दो चीजों पे आगे समझेंगे सर? इक्वेशन पे बात होगी, इक्वेशन की कहानी समझ गए। अब ये लीनियर इक्वेशन की क्या कहानी है सर जी? अब ये समझा दो कि सर ये लीनियर इक्वेशन की क्या कहानी है, ये लीनियर इक्वेशन पिक्चर में कहां से आ गया। तो देखो समझाता हूं, ध्यान से सुनना। तो मान लो आपके सामने मैंने ऐसा कुछ लिखा, 2x क्यूब प्लस 3xy, ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन है? हाँ सर, पॉलिनोमियल बराबर जीरो का फॉर्मेट है, इक्वेशन है। मैंने आपके सामने लिखा 6x प्लस 7y माइनस 9 बराबर 0। तो आप कहिएगा कि सर पॉलिनोमियल बराबर जीरो का फॉर्मेट, हाँ सर ये भी इक्वेशन है। अगेन मान लो मैंने आपके सामने यहां पे कुछ ऐसा लिख दिया, 6x² प्लस यहां पे 9xy प्लस 8z²। तो भैया जी ये क्या हो गया? कहिएगा हाँ सर ये भी पॉलिनोमियल बराबर जीरो का फॉर्मेट है, ये भी इक्वेशन है। तो तीनों ही इक्वेशन है। हाँ सर ये दिख रहा है, तीनों ही इक्वेशन है। अब मेरा जो इक्वेशन है सर वो कब लीनियर कहलाएगा, कब लीनियर नहीं कहलाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है कि सर कब अपने इक्वेशन को हम लीनियर बोलेंगे, कब अपने इक्वेशन को हम लीनियर नहीं बोलेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना। सर टर्म्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी? हाँ सर पढ़ी थी। तो आपको ना अपने इक्वेशन में हर एक टर्म को देखना है, आपको अपने इक्वेशन में हर एक टर्म को देखना है, और टर्म को देख के ये ऑब्जर्व करना है कि भैया जी आपके टर्म में एक वेरिएबल हो या दो वेरिएबल हो या तीन वेरिएबल हो, फर्क नहीं पड़ता है। आपके एक टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए नीचे वाला ये टर्म देखो, अब इस वाली इक्वेशन में ये जो टर्म है इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है? हाँ सर है। तो आपके हर टर्म में एक वेरिएबल भी हो सकता है सर, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, तीन वेरिएबल हो सकते हैं, 10 वेरिएबल भी हो सकते हैं, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं हर एक टर्म में। तो आपको एक एक करके हर टर्म को देखना है। आपको क्या करना है सर? एक एक करके हर टर्म को देखना है, और यह ऑब्जर्व करना है कि भैया आप जो हर एक टर्म को देख रहे हो उसमें जो भी एक वेरिएबल हो या एक से ज्यादा वेरिएबल हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप जो एक एक करके टर्म को देख रहे हो सर उसमें एक वेरिएबल हो या एक से ज्यादा वेरिएबल हो, फर्क नहीं पड़ता है। कंबाइंड पावर अगर 1 है वेरिएबल्स की, अगर एक वेरिएबल है तो उसकी पावर, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो कंबाइन करके पावर। क्या मैंने बोला कि अब देखनी है वेरिएबल की पावर, हर एक टर्म में देखनी है वेरिएबल की पावर। यानी अगर आपके टर्म में एक ही वेरिएबल है तो जो उसकी पावर है वही देखेंगे। एक से ज्यादा वेरिएबल है टर्म में तो जितने वेरिएबल हैं सबकी पावर कंबाइन करके देखेंगे। तो भैया आप ये जो पावर देखोगे ना ये हर बार 1 होनी चाहिए। अगर ये हर बार 1 है सर तभी उसको लीनियर इक्वेशन कह देते हैं। तो इक्वेशन तो ठीक है सर, इजी थिंग। इक्वेशन क्या है? पॉलिनोमियल बराबर जीरो का फॉर्मेट।
ये इक्वेशन लीनियर कब होगा? तो लीनियर तब होगा सर जब हम अपनी इक्वेशन में हर एक टर्म को देखें और हर एक टर्म में यह ऑब्जर्व करें कि एक वेरिएबल हो या एक से ज्यादा वेरिएबल हो, जो पावर होगी वेरिएबल्स की ना, वो कंबाइंड वे में 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। सर जो एक वेरिएबल हो या एक से ज्यादा वेरिएबल हो, जो ओवरऑल पावर होनी चाहिए हर एक टर्म में, वो 1 होनी चाहिए। 1 के अलावा ससुरा कोई भी पावर आ गई तो फिर वो लीनियर नहीं रहेगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि सर थोड़ा थोड़ा हवा लगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा और अच्छे से डिटेल में जानते हैं। जैसे मान लो ये वाला देखो, इसको मैं लीनियर इक्वेशन कहूंगा कि नहीं, थोड़ा तुम दिमाग लगाओ, यस या नो बोल के बताओ जल्दी से। इसके लिए यस या नो बोल के चैट सेक्शन में जवाब दो। अभी जो मैंने समझाया उसको दिमाग में थोड़ा अप्लाई करो, थोड़ा सा कोशिश करके यस या नो बोल के बताओ, इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे कि नहीं। जल्दी से सभी का जवाब आना चाहिए, फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर दिस इज रिकॉर्डेड लेक्चर। भैया ये प्रिंस सेंसेई का टैलेंट है कि प्रिंस सेंसेई कई बार लाइव पढ़ाते हैं तो लाइव भी कई बार इतना फोकस्ड होता है कि भैया जी रिकॉर्डेड सा कभी कभी फील हो जाता है। लाइव लेक्चर है, रिकॉर्डेड नहीं है। बहुत ही बढ़िया, सभी के जवाब आ रहे। एक बच्चा कह रहा है नो मैम, मैं तुमको मैम दिख रहा हूं। कैसी कैसी बात करते हो यार, सर को तुम मैम बना देते हो, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी तुमको। फिर समझ रहे हो ना, कहीं लड़के से शादी मत कर लेना आगे जाके, समझ रहे हो ना, क्योंकि तुम जब सर को मैम समझते हो तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट, उस स्टूडेंट के हिसाब से चला जाए तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट वो एक मेथड यूज कर रहा है मैथ्स में, अजम्पशन मेथड। तो वो अज्यूम कर रहा है कि लेट बॉय इज इक्वल टू गर्ल। उसने अज्यूम किया लेट बॉय इज इक्वल टू गर्ल। अब होगा ये आगे जाके जब वो शादी करेगा, आगे जाके जब वो शादी करेगा तो शादी बीइंग अ बॉय वो भैया एक लड़की से करना चाहेगा। घर वाले तो लड़की ढूंढेंगे, लेकिन उस लड़के के अजम्पशन के हिसाब से चला जाए तो हो सकता है वो लड़के से ही शादी कर ले। तो थोड़ा सतर्क होके, क्योंकि तुम्हारी जो मैथ लग रही है भैया, उस मैथ के हिसाब से अगर मैं तुमको प्रिंस मैम दिख रहा हूं तो भैया ये घटना तुम्हारे साथ घटित हो सकती है। तो थोड़ा संभल के, थोड़ा बच के, समझ रहे हो ना। चलिए मुद्दे पे लौटते हैं। तो सर यहां पे अगर हम अपने कंसेप्ट को अप्लाई करें तो देखिए एक एक टर्म को देखते हैं। सबसे पहले ये वाला टर्म देख लीजिए। अब ये वाला जो टर्म है इसको अगर हम ऑब्जर्व करें सर जी, तो यहां एक ही वेरिएबल, हां सर एक ही वेरिएबल एक्स है, सॉर्टेड सर। अब एक वेरिएबल की पावर क्या है सर, 3 है। अब मैंने क्या बोला, वेरिएबल की एक पावर हो या कंबाइंड पावर हो, हर टर्म में आपको दिखना चाहिए, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, वेरिएबल की एक पावर हो या वेरिएबल की कंबाइंड पावर हो, आपको बस ये फोकस रखना है सर जी कि उसमें ना वेरिएबल की पावर आपको या तो 1 दिखे कहीं ना कहीं, बहुत ध्यान से सुन लो, या तो वेरिएबल की पावर 1 दिखे या फिर वेरिएबल की पावर 0 दिखे। ये तो जरूर दिखना चाहिए, ये तो दिखना ही दिखना चाहिए। ये भी साथ में दिख सकता है। जैसे यहां पे देखो, यहां वेरिएबल की पावर 3 दिख गई, यानी कि सर लीनियर तो नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि भैया वेरिएबल की पावर 1 तो दिखनी ही दिखनी चाहिए। अब उसके अलावा वेरिएबल की पावर 0 दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन अगर हम यहां ये वाला टर्म देखते हैं सर जी, तो क्या दिख रहा है, 2 वेरिएबल है सर, एक वेरिएबल की पावर 1, दूसरे की पावर 1, तो कंबाइंड पावर कितनी हो गई सर, इस टर्म में कंबाइंड पावर 1 + 1 2 हो गई। अगेन मेरा रूल फेल हो गया सर, ये भी लीनियर वाला टर्म नहीं है। और भैया अगर मैं फाइनली अपने इस वाले टर्म को देखूं तो इस वाले टर्म में आप कह दीजिएगा कि सर आपने जो सिखाया था पॉलिनोमियल में, उस कंसेप्ट के हिसाब से इसको लेट से हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिखा जा सकता है। तो वेरिएबल की पावर क्या आ गई, 0 आ गई, तो 0 मिल गया। तो भैया जी ये लीनियर है, नहीं है, क्यों? तो आप कहिएगा कि सर ये भी इसको लीनियर नहीं होने दे रहा, ये भी इसको लीनियर नहीं होने दे रहा। तो एकदम सिंपल सी चीज याद रखनी है, हर एक टर्म को स्पॉट करना है और वेरिएबल की कंबाइंड पावर देखनी है। तो वेरिएबल की कंबाइंड पावर या तो 1 होनी चाहिए, ध्यान से सुन लो, या फिर 0 होनी चाहिए। और ये तो मैंडेटरी है, ये तो होना ही होना चाहिए। वेरिएबल की पावर 0 मिले ना मिले चलेगा, ये तो होना ही होना चाहिए। 1 चाहिए मेरे को भैया, मतलब कि यही बात हो गई कि सर मेरा फेवरेट फ्लेवर है मैंगो, सर मेरा आइसक्रीम में फेवरेट फ्लेवर है मैंगो का, यानी कि आप कहिएगा कि सर पापा आप आइसक्रीम लाने जाओगे तो मैंगो तो लाना ही लाना। अब आपकी मर्जी है पापा, मैंगो के अलावा स्ट्रॉबेरी मिल गया तो भी ठीक है, ना मिला तो भी ठीक है। तो क्या बोलोगे, पापा मेरा फेवरेट फ्लेवर मैंगो है। तो मैंगो तो अपन को मांगता ही मांगता है,
मैंगो तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रॉबेरी मिल गया पापा तो लेके आ जाना, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है। मैंगो तो मांगता है भैया, मैंगो तो चाहिए ही चाहिए। कहोगे हाँ सर बात समझ में आ गई, हाँ सर बात क्लियर हो गई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। भैया से मत करिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलो अब ध्यान से यहां पे कहानी देखो और समझने की कोशिश करो। तो ये समझ में आ गया सर कि मैं जिस इक्वेशन को स्पॉट कर रहा हूं उसमें भैया मुझे आइसक्रीम में मैंगो फ्लेवर तो चाहिए ही चाहिए। अब स्ट्रॉबेरी मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि सर वेरिएबल की पावर 1 तो चाहिए ही चाहिए, वेरिएबल की पावर 0 मिल रहा है नहीं मिल रहा है फर्क नहीं पड़ता है। तो सर ये लीनियर है नहीं है, ये लीनियर है नहीं है सर। कितने वजहों के वजह से लीनियर नहीं है, क्या क्या रीजन रहे? तो सर दो टर्म ने डिस्टर्ब किया उसकी वजह से लीनियर नहीं है, बाकी ये बेचारा तो सही था, ये तो ये वाली कहानी पे था। तो सर दिक्कत इसके वजह से भी हुई, इसके वजह से भी हुई। कहोगे हाँ सर। नीचे वाला थोड़ा देखिए, नीचे वाला में पहले ये वाला टर्म देखेंगे तो कहिएगा कि सर देखो दो वेरिएबल हैं, तो अगर पावर कंबाइन करेंगे सर तो 2 + 1 पावर 3 हो जाएगा। अगेन यहां पे देखिए सर दो वेरिएबल है, पावर कंबाइन करेंगे सर पावर 2 हो जाएगा। अगेन यहां पे कहिएगा सर एक ही वेरिएबल है, ओवरऑल पावर 2 हो गया। तो भैया जी आपको 1 तो मैंडेटरी है, दिखना ही चाहिए। 1 कहीं दिखा नहीं दिखा, भैया 0 दिखे ना दिखे फर्क नहीं पड़ता है, 0 भी नहीं दिखा तो आप क्या कहिएगा कि सर जो रूल है वो तो फॉलो कहीं पे भी नहीं हो रहा है, यानी ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर मैं थोड़ा बीच वाले को ऑब्जर्व करूं तो यहां पे सर दो वेरिएबल का इस्तेमाल दिख रहा है मुझे, x और y। अब एक एक करके टर्म्स देखिए। सबसे पहले अगर मैं ये वाला टर्म देखूं तो आप कहिएगा कि भैया जी यहां पे वेरिएबल की पावर 1 है, कहोगे हाँ सर। ये वाला टर्म देखो, यहां पे भी कहिएगा वेरिएबल की पावर 1 है। अब यहां पे सेल्फ अंडरस्टूड है कि इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि वेरिएबल की पावर 0 है। तो क्या रूल फॉलो हुआ? तो कहिएगा हाँ सर। मैंगो फ्लेवर तो मिलना ही मिलना चाहिए, स्ट्रॉबेरी मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, तो मैंगो फ्लेवर मिल गया, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो अगर मैं अब हर बात को समराइज कर दूं तो एकदम सिंपल तरीके से तुम लोगों को बोल सकता हूं कि लीनियर इक्वेशन जब जज करना है ना, इक्वेशन क्या होता है समझ गए कि सर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 का फॉर्मेट है इक्वेशन। अब इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है सर जी, देखने का सिंपल तरीका है, हर एक टर्म में वेरिएबल की कंबाइंड पावर देखनी है। अगर एक ही वेरिएबल है तो उसकी पावर, एक से ज्यादा वेरिएबल है तो कंबाइंड पावर। तो आपको मैंगो फ्लेवर तो मिलना ही चाहिए कहीं ना कहीं, यानी कि भैया आपको 1 मिलना ही चाहिए। अब 1 के अलावा 0 दिखे ना दिखे फर्क नहीं पड़ता, और कुछ नहीं चाहिए यार, और कुछ भी आ गया काम खराब कर देगा। तो सर जी ये सारी कहानी यहां सेकंड में फॉलो हो रही है, तो ये लीनियर है। आप कितने अच्छे से समझे हो, कुछ एग्जाम्पल के साथ टेस्ट कर लेते हैं। चलो जल्दी से आपको मेरे को बताना है कौन कौन लीनियर है। आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं। मैंने लिखा 6x + 5y = 9। मैंने आपके सामने लिखा 7u + 8v - √5 = 0। मैंने आपके सामने लिखा 8x² + 3 + y = 0। मैंने आपके सामने लिखा 8xyz + x = 0। तो ये 4 ऑप्शन है। अब आपको मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन कौन को मैं लीनियर कहूंगा। चलो जल्दी से जवाब दो, कितना तुम लोग समझे हो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जल्दी से जवाब दो, कौन कौन इनमें से लीनियर है, कौन कौन लीनियर है? 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, कौन कौन से लीनियर है? कितना तुम लोग समझे हो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम लोग दूध पानी मिला मत देना, दूध अलग पानी अलग, तो जल्दी से अलग करके बताओ फटाफट सारे बच्चे, कौन कौन लीनियर है? सारे बच्चे दिमाग लगाइए, सोच विचार के जवाब दीजिए। इस सवाल में मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो जल्दी से सोच समझ के जवाब दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, सभी के जवाब आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सर ये इक्वेशन है, हां सर बिल्कुल इक्वेशन है, दिख रहा है पॉलिनोमियल बराबर 0 का फॉर्मेट है, क्योंकि समझना मेरी बात को सर, इसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंज कर लूं, 9 को इस तरफ ले आऊं या इन दोनों को उस तरफ भेज दूं, कोई एक काम कर लो, मान लो मैं 9 को इधर ले आता हूं, तो ऐसा हो जाएगा 6x + 5y - 9 = 0। हाँ सर, अब ये बन गया पॉलिनोमियल बराबर 0 का फॉर्मेट। अब यहां पे अगर एक एक टर्म को देखूं तो कहिएगा सर एक ही वेरिएबल है पावर 1, एक ही वेरिएबल है पावर 1, और सर यहां पे क्या है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, यानी कि सर मैं अज्यूम कर सकता हूं पावर 0 है। तो मैंने आपको क्या बोला
कि सर जी पावर 1 तो मैंडेटरी है, दिखना ही दिखना चाहिए, इसके अलावा 0 दिखे ना दिखे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए यार। इसके अलावा कुछ आ गया तो भी दिक्कत है, यानी हो सकता है तुमको ये भी दिखे ये भी दिखे, इसके अलावा कुछ दिख जाए, तो इसके अलावा भी आ गया तो दिक्कत है, याद रखना। यानी ओनली अलाउड इज दिस, समझ गया ना, ओनली चीज अलाउड इज दिस। यानी कि पापा आपको जब खाना है घर पे तो मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम तो लाना ही लाना है, स्ट्रॉबेरी आपकी मर्जी रहेगी पापा, आप लेके आ भी सकते हो, स्ट्रॉबेरी नहीं भी लेके आ सकते हो, मैंगो तो जरूर लाना है, इसके अलावा पापा आप कुछ मत लाना। ये नहीं कि पापा कोकोनट फ्लेवर लेके आ गए, ये नहीं कि पापा इसके अलावा वैनिला लेके आ गए तो खा लिए, तो भैया पापा इनके अलावा तो कुछ गलती से भी मत लाना, इतना ही पापा अलाउड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लाना है पापा, घर में इतनी ही टाइप की आइसक्रीम चाहिए हमें, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे सारी चीजें फुलफिल हो रही है, कहोगे हाँ सर ये मैंडेटरी फ्लेवर है, उसके अलावा ये वाला फ्लेवर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, तो ये लीनियर है, हाँ सर लीनियर है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला देखेंगे तो कहिएगा कि सर अगेन ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है ये ऑलरेडी दिख रहा है पॉलिनोमियल बराबर 0 के फॉर्म में है। यहां पे सर अगर हम पहला वाला टर्म देखें तो वेरिएबल की पावर 1, दूसरा वाला टर्म वेरिएबल की पावर 1, यहां क्या है सर दिख रहा है एक तरीके से वेरिएबल की पावर 0 है, भैया इसको कुछ ऐसे u या v के साथ लिख सकते हैं पावर 0। तो क्या दिख रहा है फिर से सर, मैंडेटरी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम तो है, उसके अलावा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ठीक है सर ये भी सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, ये भी लीनियर है। लेकिन अब अगर हम नीचे आ जाएं तो अब ध्यान देना, अब चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। नीचे सर यहां पे क्या है, वेरिएबल की पावर 2 है, यहां पे क्या है सर, वेरिएबल की पावर 0 है, यहां पे वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्व करना, मैंगो फ्लेवर है सर, मैंडेटरी फ्लेवर है सर, स्ट्रॉबेरी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है सर, यहां तक ठीक था। लेकिन इसने आके काम खराब कर दिया, क्यों? क्योंकि पापा इसके अलावा और कोई फ्लेवर मत लेके आना, तो भैया इसके अलावा फ्लेवर आ गया, इसने पूरा काम खराब कर दिया, अब ये लीनियर नहीं रहा। अगर बस इतना रहता तो ये लीनियर रहता, ध्यान से सुन लो, अगर इतना रहता तो लीनियर रहता, लेकिन अब आके इसने काम खराब कर दिया सर जी, अब ये लीनियर नहीं है। अगेन लास्ट वाला एग्जांपल देखें तो आप कहिएगा कि सर यहां पे 3 वेरिएबल है, कंबाइंड पावर 1 1 1 मिलके 3 हो जाएगा, यहां पे पावर 1। अब देखो मैंडेटरी फ्लेवर है सर, स्ट्रॉबेरी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सर ये वाले ने आके काम खराब कर दिया, क्यों? सिर्फ इतना रहता तो दिक्कत नहीं थी सर, ये आके काम खराब कर दिया, एक्स्ट्रा फ्लेवर आ गया, यानी ये भी लीनियर नहीं है। यानी लीनियर सिर्फ 1 और 2 है, सिर्फ 1 और 2। बहुत सारे बच्चे अटक गए थे यहां पे, लीनियर सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 है। कहोगे हाँ सर समझ में आ गया। तो आपको इक्वेशन समझ में आ गया किस चिड़िया का नाम है। इक्वेशन कब लीनियर होगा कब लीनियर नहीं होगा ये भी क्लियर हो गया। सभी को लीनियर इक्वेशन पहचानना समझ में आ गया तो चैट सेक्शन में सीसी बोल दीजिएगा। सभी को लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया तो चैट सेक्शन में सीसी बोल के बता दीजिएगा। एक बच्चा कह रहा है मैंगो फ्लेवर इज गुड ये भी सही है। प्रिंस सर का गला मैंगो फ्लेवर खा के ही खराब हुआ था, समझ रहे हो ना। वो बीच में लास्ट वीक जो मेरी एकदम भारी आवाज हो गई थी ना, बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा लिया था मैंने। रोज रात को खाना खाने के बाद मन करता था थोड़ा आइसक्रीम खा लूं, उसी चक्कर में गले का आइसक्रीम निकल गया। चलो बहुत ही बढ़िया, सभी को लीनियर इक्वेशन तो क्लियर हो गया। लीनियर इक्वेशन में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लीनियर इक्वेशन समझ गया सर, सॉर्टेड है मामला। हाँ सर बिल्कुल सॉर्टेड है मामला। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपकी जो लीनियर इक्वेशन है उसमें कितनी वेरिएबल होगी। अब जैसे मान लो मैं आपके सामने 2 एग्जांपल लिख रहा हूं, एक एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने ऐसा लिखा। अब ध्यान से सुनना, दोनों इक्वेशन है हाँ सर, दोनों लीनियर इक्वेशन है हाँ सर, यहां तक क्लियर है। दोनों इक्वेशन है हाँ सर, दोनों लीनियर इक्वेशन है हाँ सर। अब देखो इसमें कितने वेरिएबल है, तो कहिएगा सर 2 वेरिएबल है। यहां पे कितने वेरिएबल है सर, आप कहिएगा यहां पे सिर्फ 1 वेरिएबल है। तो भैया आपको जो डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में वो क्या पढ़ना है, 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन। यानी इस टाइप के लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। कहोगे हाँ सर बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। तो आपको अपने सिलेबस में किस टाइप की इक्वेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि ठीक है सर लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन कितने वेरिएबल वाला, 2 वेरिएबल वाला। क्योंकि समझो जानो बात को, 1 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन तो तुम सॉल्व करना जानते हो, भैया इस टाइप की चीज को सॉल्व करना नहीं जानते। कहोगे हाँ सर फुद्दू सवाल है 10 सेकंड में बन जाएगा। तो 1 वेरिएबल वाला तो लीनियर इक्वेशन तुमको पहले से आता है, तुमने बचपन से पढ़ा है।
असली मजा कब आएगा, जब दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन क्या क्या कर सकता है, कैसे कैसे सॉल्व करना है, ये सीखेंगे। तो भैया जी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब फिर एक और डाउट आएगा कि सर चैप्टर का पूरा नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि सर हम जो एनालिसिस देखेंगे वो हम सिर्फ एक इक्वेशन के बारे में नहीं, ऐसा ऐसा एक और इक्वेशन, मान लो मैंने एक और ले लिया कुछ ऐसा 6x प्लस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब देखो ये भी इक्वेशन है, हाँ सर, ये भी लीनियर है, हाँ सर, ये भी दो वेरिएबल वाला है, हाँ सर, यानी ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब दो इक्वेशन हो गया ना सर जी, अब दो इक्वेशन कहानी में हो गया सर, तो दो चीज ही को तो पेयर कहते हैं, कहोगे हाँ सर, इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे मास्टर लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं और यही बच्चों को हवा नहीं रहती कि चैप्टर में हो क्या रहा है, क्या चीजें आ रही हैं। तो मैंने एकदम ब्रेक डाउन करके बता दिया, पहले इक्वेशन क्या होता है, फिर इक्वेशन कब लीनियर कहलाता है, फिर कितने वेरिएबल वाला पढ़ना है। तो सर एक वेरिएबल वाला तो बचपन से सॉल्व करना जानते हैं, अब हम सीखेंगे दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन की कहानी, और उसमें भी जो हमें ज्यादा एनालिसिस सीखनी है, कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि सर दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन का जब एक कपल मिल जाए, एक पेयर मिल जाए, तब कैसे एनालाइज करना है वो सीखना है। तो सभी को अब चैप्टर के टाइटल की क्लैरिटी मिल गई होगी। मैं जो आपको बार बार ये बात बोलता हूं ना कि मैथ्स में ना नाम एक बड़ी चीज है, मैथ्स में नाम आपको आधा कंसेप्ट वही बता देता है। तो भैया मैथ्स में बस तुम चैप्टर का नाम पढ़ के ये समझ गए, ये क्लियर हो गए कि भैया करना क्या है, किस टाइप की कहानी के साथ खेलना है चैप्टर के अंदर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सभी को मेरी बात पूरी समझ में आ गई, सीसी बोल दीजिएगा। सभी को मेरी बात क्लियर हो गई, सभी को मेरी बात समझ में आ गई, सीसी बोल दीजिएगा। सारे बच्चे तेजी से एकदम सीसी बोल के बताएंगे, सारे बच्चे तेजी से एकदम सीसी बोल के बताएंगे, फटाफट खटाखट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हाँ सर ये तो समझ में आ गया कि ये जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसकी कहानी क्या है, एक्चुअली चैप्टर में किस टाइप की चीज को पढ़ना है, किस टाइप की चीज को एनालाइज करना है। बहुत ही बढ़िया, अब ये समझ में आ गया है सर जी, अब अपने डिटेल में आगे चलते हैं, अब अपनी कहानी को डिटेल में समझते हैं। तो भैया हमने क्या जाना कि अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी वेरिएबल और रियल नंबर के बीच में। इस दोस्ती के बीच में एक अवला नारी खूबसूरत सी आई और इस दोस्ती का काम तमाम कर दिया, यानी वो प्यारा सा पॉलिनोमियल रूपी दोस्ती की कहानी अब इक्वेशन में बदल गई। अब इस इक्वेशन में ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, ये हमें समझ में आ गया। अब अपने चैप्टर की कहानी हम समझ सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यानी कि सर मैंने आपको जितना बताया उसको मैं ऐसे भी समराइज कर सकता हूं कि आपको इस चैप्टर में दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। सही बात, सही बात सर, आपको इस चैप्टर में दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। कहोगे हां सर एकदम सही बात, दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन हमें अपने चैप्टर में मिलेंगे। यानी कि सर ये जो इक्वेशन है ये बना कैसे, तो आप कहिएगा सर इक्वेशन बना है पॉलिनोमियल बराबर जीरो करके, यही है ना इक्वेशन, पॉलिनोमियल बराबर जीरो करके हमारा इक्वेशन बना है, यही है इक्वेशन। हाँ सर यही इक्वेशन, यानी कि अब आपकी खोपड़ी चल रही है कि सर अगर ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, अगर ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हुआ तो आपका इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो गया। यानी कि हमने जो इतनी राम कथा देखी इसका ये कंक्लूजन निकल रहा है सर कि मेरा यहां का जो पॉलिनोमियल है वो अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ तो मेरा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। सही बात, हाँ सर सही बात। अब आपको यहां पे हिंट मिला कि सर लीनियर इक्वेशन तो ये भी है, ये भी है। हमारे सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, दो वेरिएबल वाले पे फोकस करना है, क्योंकि एक वेरिएबल वाला तो लीनियर इक्वेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी इस टाइप के लीनियर इक्वेशन को एनालाइज करना जानते हैं। क्या एनालाइज करना नहीं जानते सर, दो वेरिएबल वाला एनालाइज करना नहीं जानते। तो सर यानी कि अपनी बात को मैं कंसाइज करके ये कह सकता हूं कि सर ये जो इक्वेशन की डेफिनेशन है पॉलिनोमियल बराबर जीरो का फॉर्मेट, इसमें मेरा पॉलिनोमियल अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ तो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। हाँ सर सिंपल सी बात है। अगर यहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। सर अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ तो इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है ना, जैसा यहां पॉलिनोमियल रखोगे सर जी वैसे इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। तो भैया लीनियर इक्वेशन का मतलब यहां लीनियर पॉलिनोमियल है। अब लीनियर पॉलिनोमियल कैसा है, दो वेरिएबल वाला है। तो ध्यान क्या रखना है,
लीनियर पॉलिनोमियल कैसा है? दो वेरिएबल वाला है। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो ध्यान दीजिए, अब जैसे सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखो सर, पॉलिनोमियल है, हां सर पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? तो कहिएगा सर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, दो वेरिएबल वाला। लीनियर है ना? कहोगे हां सर। लीनियर पॉलिनोमियल पहचानना हमने सीखा है सर, लीनियर पॉलिनोमियल की पहचान करनी हमने सीखी है सर। हमने जो अपना पुराना चैप्टर पढ़ा था वहां पे सीखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं। सभी को याद है? हाँ सर याद है। कि कभी भी जब पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी होती है तो हम करते ये हैं सर कि जितने भी वेरिएबल हैं उन वेरिएबल की हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, वही डिग्री हो जाती है। तो यहां पे सर मुझे दिख रहा है कि मैं u वाला वेरिएबल देखूं या v वाला वेरिएबल देखूं, हाईएस्ट पावर तो वन ही है। वही रूल यहां लगा दो ना। देखो तुमने सीखा था एक वेरिएबल के लिए, तुमने कहानी सीखी थी एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल के लिए, तो अगर दो वेरिएबल वाला भी पॉलिनोमियल आ गया तो क्या दिक्कत है? तुमने कहानी एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल के लिए सीखी थी सर, तो अगर दो वेरिएबल भी आ गया तो डिग्री निकालने में क्या दिक्कत है? रूल वही है, रूल सेम तरीके से अप्लाई होगा कि भैया आप अपने वेरिएबल की माथे की पावर देख लो, तो वेरिएबल के माथे की जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री। तो भैया वेरिएबल u भी है v भी है, वेरिएबल भैया u भी है v भी है, तो इसके माथे की हाईएस्ट पावर भी वन है, इसकी भी वन है। तो भैया तुम किसी भी वेरिएबल के माथे की हाईएस्ट पावर देखो, आपको ओवरऑल क्या दिख रहा है? हाईएस्ट पावर तो वन है, यानी वन डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है सर, बिल्कुल है। तो ये कैसा लीनियर पॉलिनोमियल है? तो सर ये दो वेरिएबल वाला लीनियर पॉलिनोमियल है। तो क्या हो गया सर? लीनियर पॉलिनोमियल दो वेरिएबल वाला बराबर जीरो, यानी लीनियर इक्वेशन है। हां सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब ये वाला एग्जांपल देखो, अगर मैं ये वाला एग्जांपल देखूं तो आप कहिएगा, आप बोलिएगा कि सर ये तो यहां पे पॉलिनोमियल बराबर पॉलिनोमियल हो गया। आपने तो कहा था पॉलिनोमियल बराबर जीरो का फॉर्म आना चाहिए, ये तो पॉलिनोमियल बराबर पॉलिनोमियल हो गया। ओ मूर्ख इंसान, यहां पे क्या मैं दिमाग लगा के इन दोनों को उधर या इसको इधर बुला के ऐसा नहीं बना सकता? देखो ये फॉर्मेट आपको कई बार डायरेक्टली दिखेगा, कई बार ये डायरेक्टली नहीं दिखेगा, आपको रीअरेंजमेंट करने के बाद ये निकल के आएगा। अब यहां पे जैसे डायरेक्टली दिख गया, अब यहां डायरेक्टली ये फॉर्म नहीं दिख रहा है, रीअरेंज करोगे तब ऐसा फॉर्म आएगा। तो कई बार रीअरेंज करके भी देखना होता है। तो सर अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो या तो इसको इधर भेज दो या इन दोनों को इधर भेज दो, जो आपको अच्छा लगे। मान लो मैं इसको इधर बुला लेता हूं तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3 बराबर जीरो। अब थोड़ा सा इसको देखिए तो कहिएगा कि सर पॉलिनोमियल बराबर जीरो का फॉर्मेट है, इक्वेशन बन गई। हाँ सर। पॉलिनोमियल क्या आपका लीनियर पॉलिनोमियल है दो वेरिएबल वाला? तो कहिएगा हाँ सर दो वेरिएबल वाला है, दिख गया एक्स वाई वेरिएबल है। लीनियर है कि नहीं सर? तो लीनियर की हमने रूल पढ़ा था, डिग्री चेक करते हैं। तो सर इस वेरिएबल से भी देखें तो वन दिख रहा है, इस वेरिएबल से भी देखें तो वन दिख रहा है। तो अल्टीमेटली ये समझ में आ रहा है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन है। मैं यहां से देखूं या यहां से, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री। तो बिल्कुल सर लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि ये ओवरऑल लीनियर इक्वेशन है। अगेन ये नीचे वाला देखिए, अगेन आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आप कहिएगा कि सर ये तो पॉलिनोमियल बराबर पॉलिनोमियल हो गया, ये तो ऐसा नहीं है। तो फिर से वही दिमाग, या तो इनको इधर ले आइए या इसको उधर भेज दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। मान लो मैं इनको इधर ले आता हूं तो ये क्या बन जाएगा भैया? x पहले से है, माइनस वाई इधर आके प्लस वाई बन जाएगा, प्लस 3 इधर आके माइनस 3 बन जाएगा, बराबर जीरो। क्या ये पॉलिनोमियल बराबर जीरो का फॉर्म आ गया? हाँ सर आ गया। तो पॉलिनोमियल बराबर जीरो का फॉर्म इक्वेशन है, दो वेरिएबल वाला इक्वेशन है। हाँ सर दो वेरिएबल एक्स वाई का इस्तेमाल हो रहा है, दो वेरिएबल वाला इक्वेशन है। ये दो वेरिएबल वाला इक्वेशन लीनियर है क्या? अगेन सर लीनियर चेक करना आपको आता है, डिग्री देखेंगे सर तो वेरिएबल की पावर वन, वेरिएबल की पावर वन, मैं कहीं से भी देखूं अल्टीमेटली एनालाइज हो रहा है। समझ में आ रहा है सर जी कि वेरिएबल की जो पावर है हाईएस्ट पावर, वो हाईएस्ट पावर वन ही है सर, यानी कि ये भी लीनियर इक्वेशन है। कहोगे हाँ सर, यानी कि ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो क्या ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आपको इतनी राम कथा सुनाई कि पहले हमने समझा पॉलिनोमियल क्या, फिर समझा इक्वेशन क्या, फिर समझा दो वेरिएबल वाला इक्वेशन क्या, फिर समझा कि ये दो वेरिएबल वाला इक्वेशन लीनियर कब कहलाएगा। इसी राम कथा को मैं इस तरीके से समराइज कर सकता हूं एकदम सिंपल वे में कि सर देखो लीनियर पॉलिनोमियल बराबर जीरो का फॉर्मेट ही लीनियर इक्वेशन कहलाता है, जहां पे हमारा लीनियर पॉलिनोमियल दो वेरिएबल वाला लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। कहोगे हाँ सर, यानी ये पूरी राम कथा को इस छोटी सी लाइन के साथ समराइज किया जा सकता है। सभी को कहानी क्रिस्टल क्लियर है? सीसी कह दीजिएगा। सभी को कहानी पूरी समझ में आ गई? सीसी कह दीजिएगा। सारे बच्चे सीसी बोल के बता देंगे कि हाँ सर,
यानी कि उस राम कथा के बदले ये छोटी सी बात बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो भैया लीनियर पॉलिनोमियल बराबर जीरो का फॉर्मेट, जहां पे मेरा लीनियर पॉलिनोमियल दो वेरिएबल वाला होना चाहिए। खेल खत्म, बात खत्म, दैट इज इट, एज सिंपल एज दैट। बहुत ही बढ़िया सर जी। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है दो वेरिएबल वाली, ये हमें समझ में आ गया। अब देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये भी लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन, तुम कहोगे हाँ सर। अब दुनिया में ऐसी कितनी लीनियर इक्वेशन होगी? तुम कहोगे कि सर ऐसी ऐसी तो दुनिया में अनगिनत इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन होगी। तो सर अगर मुझे लीनियर इक्वेशंस एनालाइज करना है, इनके पीछे की मैथ पता करनी है, तो सर अगर मैं एक एक लीनियर इक्वेशन ढूंढ के लाता रहूंगा और एक एक ढूंढ के एनालाइज करता रहूंगा तो दिन से रात हो जाएगी सर, मेरी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। कि क्या होगा भैया, मैं बचपन में जन्म लिया ऑब्वियसली बचपन में ही जन्म लेते हैं, बचपन में जन्म लिया, मम्मी पापा ने पढ़ना सिखाया, तुरंत मैं लीनियर इक्वेशन में बचपन से ही लग गया। मान लो 5 साल से मैं लीनियर इक्वेशन पे काम करना स्टार्ट कर दिया कि भैया रोज मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि भैया छोटा हूं तो 20 लीनियर इक्वेशन पे रोज काम करूंगा। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो 20 से 50 लीनियर इक्वेशन, 100 लीनियर इक्वेशन, 200 लीनियर इक्वेशन। अब मैं बड़ा होके बुढ़ा हो चुका हूं, दाढ़ी मूंछ के बाल आ गए हैं, समझ रहे हो ना भैया। अब एकदम मेरी उम्र हो गई है मान लो 101 साल। अब मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूं, तो क्या लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाएंगे दुनिया में? नहीं सर। तो आप कहिएगा कि सर हमारा जीवन निकल जाएगा, हमारे सारे के सारे हायरार्की निकल जाएगी। यानी कि हो सकता है मैं अपना काम अपने बेटों को दे दूं कि भैया तू भी जब बुढ़ा होना, बुढ़ा होने तक लीनियर इक्वेशन एनालाइज करते रहना। मेरा बेटा उसके बेटे को दे दे, भाई तू भी बुढ़ा होना एनालाइज करते रहना। उसका बेटा मान लो उसकी बेटी को दे दे, तू भी चलो बुढ़ी होनी तो एनालाइज करते रहनी। तो भैया ये एनालिसिस जीवन भर चलती रहेगी, तो क्या लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाएगा? नहीं सर, क्योंकि दुनिया में लीनियर इक्वेशन अनगिनत है, और जो चीज अनगिनत होती है सर वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन एनालाइज तो करना है यार। तो अगेन यहां पे वही दिमाग लगा कि सर जिस तरीके से पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि दुनिया में अनगिनत पॉलिनोमियल है, हम एनालाइज करने के लिए एक ऐसा फॉर्म बनाते हैं, एक ऐसा फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं जिसके थ्रू दुनिया के सारे पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट हो जाए, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कह देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी लॉजिक से, चूंकि दुनिया में अनगिनत लीनियर इक्वेशन है, और अगर हम भिड़ जाएं सर जी तो जीवन का जीवन निकल जाएगा, हमारी पुश्ते की पुश्ते निकल जाएंगी, लेकिन हम दुनिया के सारे लीनियर इक्वेशन एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैथमेटिशियन ने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, जीवन में खाली मैथ थोड़ी बनाना है, थोड़ा एंजॉय भी करना है। तो भैया मैथमेटिशियन ने एक ऐसा फॉर्म खोजा, एक ऐसा फॉर्मेट खोजा कि उस फॉर्मेट को खोज के कहा कि तुम मेरे पास दुनिया का कोई लीनियर इक्वेशन ले आओ दो वेरिएबल वाला, वो पक्के से उस फॉर्मेट पे सेट हो जाएगा। और उसी फॉर्मेट को कह दिया स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये क्या है फॉर्म, आइए देखते हैं। तो भैया हमारा ये जो जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कुछ ऐसा दिखता है। मान लो मैंने डिसाइड कर लिया मेरे वेरिएबल एक्स वाई है, तो मैंने ये जो अपने वेरिएबल फिक्स कर लिए दो, एक्स और वाई, इसके हिसाब से मैं अपना जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और आप चाहो तो टेस्ट करके देख लो, दुनिया में जितने भी दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन है, और अगर वो इन वेरिएबल्स पे हैं तो इस फॉर्मेट पे सेट किए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए तुम कहोगे सर हमें भरोसा नहीं हो रहा, ये आप सेट करके दिखाओ। अब ये क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ध्यान से देखना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, यही है? कहोगे हाँ सर यही है। तो इसको अच्छे से लिखेंगे सर जी, तो 3 को इधर बुला के लिखेंगे, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। अब ध्यान देना, इस फॉर्मेट में अगर मैं a को 1 डाल दूं, b को 2 डाल दूं और c को -3 डाल दूं, तो क्या ये आ जाएगा? इस जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं ये एबीसी की वैल्यू यूज कर दूं तो क्या ये इक्वेशन नहीं बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। अगेन दूसरे के साथ टेस्ट करते हैं, दूसरे के साथ चेक करते हैं। मान लो ये है x बराबर 3 माइनस वाई, x बराबर 3 माइनस वाई। अगेन अभी ये फॉर्मेट में नहीं है सर, पहले सेट करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल बराबर 0 का फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या होता है? पॉलिनोमियल बराबर 0 का फॉर्मेट। तो उस फॉर्मेट के हिसाब से सर इसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो अगेन ध्यान दीजिए, अगर मैं इस हिसाब से a को 1 मान लूं, b को भी 1 मान लूं और c को -3 मान लूं, तो आप चेक करके देखिएगा इसमें पुट करके abc, क्या ये नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगेन तुम कहोगे सर अभी भी भरोसा नहीं है, अभी भी थोड़ी चेकिंग करनी है। मैंने कहा कर लो चेकिंग। 2u प्लस 5b प्लस 6, 2u प्लस 5b प्लस 6, 2u प्लस 5v प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो मेरा वेरिएबल एक्स वाई था,
भैया वेरिएबल तो दो कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल में भी सिखाया था ना कि भैया जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है सर वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो भैया वेरिएबल x ले रहे हो तो वैसा है, वेरिएबल y लोगे तो यही बन जाएगा ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। तो उसी तरीके से वेरिएबल आप xy ले रहे हो तो ऐसा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। वेरिएबल कुछ और ले लो, u भी वेरिएबल ले लोगे तो ये ऐसा बन जाएगा au प्लस bv प्लस c बराबर 0 है कि नहीं, कहोगे हाँ सर। वो तो हमारे वेरिएबल के चॉइस पे डिपेंड करेगा ना कि कैसा जनरल फॉर्म आता है कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म आता है। वेरिएबल अलग होगा तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म भी चेंज हो जाएगा, कहोगे हाँ सर सही बात है। तो भैया अब आप देख लो यहां अगर मैं ए बी सी की वैल्यू कुछ ऐसी रखूं, कैसी रखूं सर, ए को 2 बी को 5 सी को 6, आप चेक करके देखिए इसमें पुट करिएगा ये आ जाएगा। तो आप कहिएगा सर मैथमेटिशियन ने बिल्कुल सही खोजा है। सही बात है सर कि अगर मैं अपने दो वेरिएबल एक्स वाई ढूंढता हूं तो उसके हिसाब से हमारा जो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, वो हो जाएगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, जहां पे ए बी सी कोई रियल नंबर होंगे। ये ए बी सी क्या होंगे सर, कोई रियल नंबर होंगे। कहोगे हाँ सर बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। सभी के दिमाग में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन फिट बैठ गया तो चैट सेक्शन में सीसी बोलिए। सभी के दिमाग में ये कहानी फिट बैठ गई तो चैट सेक्शन में सीसी बोल के बताइएगा कि हाँ सर एकदम अच्छे से फिट बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं सर, कोई परेशानी नहीं सर। फटाफट सारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से हमें लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म सर वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोगों ने पॉलिनोमियल में ये बात फील कर रही होगी कि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये सभी को समझ में आ गया होगा। कहोगे हाँ सर बात सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। चलो बहुत ही बढ़िया, तो सर ये समझ में आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म समझ गया ना सर जी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू ही हम कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं, कुछ और टर्म्स। अब देखो तो मैं कहूं कि आपके इक्वेशन में टर्म्स क्या क्या है, तो वही टर्म वाली डेफिनेशन जो पॉलिनोमियल में थी। पॉलिनोमियल में तुमने टर्म की डेफिनेशन पढ़ी, हाँ सर, तो पॉलिनोमियल का ही दिमाग यहां लगा दो। तो टर्म क्या क्या है आप कहिएगा कि सर एक ये वाला टर्म है, एक ये वाला टर्म है, एक ये वाला टर्म है, यही 3 टर्म है। वही पॉलिनोमियल वाली डेफिनेशन लगानी है। तो टर्म क्या क्या है सर, एक ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म। कहोगे हाँ सर। अब मेरी बात सुनना, अगेन पॉलिनोमियल वाला दिमाग कि सर टर्म अगर डिफाइन करना है तो ये थोड़ी बोलूंगा अरे ई वाला टर्म, अरे ऊ वाला टर्म। क्या बोलने का तरीका होता है, तो सर हमने सीखा था वेरिएबल की मदद से बताते हैं। तो वेरिएबल की मदद से बोलेंगे कि अच्छा अच्छा एक्स की पावर 1 वाला टर्म, अच्छा 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 वाई की पावर 1 वाला टर्म। कहोगे हाँ सर, क्या कहोगे हाँ सर। तो टर्म डिफाइन कैसे करना है, अगेन वेरिएबल यूज करके। अब ये जो एक लौता होता है सर जी, ये जो एक लौती कहानी है सर जी, यहां पे ये क्या एक नंबर ही तो है। आप अपने लीनियर इक्वेशन में क्या देखते हो, ये सिंपली एक नंबर होता है। ये सिंपली क्या होता है सर, ये सिंपली एक नंबर होता है। क्या होता है सर जी, ये सिंपली एक नंबर होता है। कहोगे हाँ सर सही बात है, ये सिंपली एक नंबर है। वो तो हम समझने के लिए ऐसा कह देते हैं ना कि भैया इस 6 को हम जरूरत के हिसाब से या तो u की पावर 0 लिख ले या v की पावर 0 लिख ले, अपने समझने के हिसाब से। लेकिन यहां पे है तो ये नंबर ही है, तो एक कांस्टेंट ही, तो इसको डायरेक्टली हम कह देते हैं कांस्टेंट टर्म। अब यहां पे एक डाउट आएगा तुमको, सर पॉलिनोमियल में जो ये वाला था इसको तो वेरिएबल पावर 0 वाला टर्म कहते थे, यहां क्यों नहीं वेरिएबल की पावर 0 वाला टर्म कहते हैं। तो आप दिमाग लगा सकते हो, इसलिए नहीं कहते सर क्योंकि अब ध्यान से सुनना, जैसे u भी वेरिएबल दोनों है ना यहां पे, तो लिखने वाला इसको u की पावर 0 भी लिख सकता है, कोई v की पावर 0 भी लिख सकता है। सही बात है ना, लिखने वाला तो ऐसा भी लिख सकता है, ऐसा भी लिख सकता है। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए मैथमेटिशियन ने कह दिया कि यार तुम वेरिएबल की पावर 0 वाला टर्म इसको मत बोलना, तुम सिंपली एक नंबर है ना, एक कांस्टेंट है ना, इसको कांस्टेंट टर्म बोल देना। तो एकदम सेम कहानी पॉलिनोमियल जैसी चल रही है सर जी। आप कहिएगा ये टर्म्स कहलाएंगे सर जी। नाम कैसे पुकारेंगे, कैसे बुलाएंगे, तो x की पावर 1 वाला टर्म, y की पावर 1 वाला टर्म, और इसको बोल देते हैं कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल पावर 0 वाला टर्म क्यों नहीं बोलते, ये मैंने आपको समझा दिया।
कहोगे हाँ सर। वेरिएबल क्या क्या है, जैसे यहां फॉर्मेट में वेरिएबल एक्स वाई दिख रहा है, यहां वेरिएबल यूवी दिख रहा है, तो भैया वेरिएबल तो सवाल के हिसाब से वैरी करेगा, वो तो कुछ भी हो सकता है, कहोगे हाँ सर सही बात है। अगेन तुमने एक चीज पढ़ी थी कोएफिशिएंट, अगर याद हो तो भैया एकदम सेम डेफिनेशन यहां पे कि कोएफिशिएंट क्या हो गया सर जी, तो आपका जो पर्टिकुलर टर्म है, आपका जो पर्टिकुलर टर्म है सर जी, उस टर्म में जो वेरिएबल का साथी होता है वही कोएफिशिएंट होता है। यही पढ़ा था ना कि वेरिएबल का साथी कोएफिशिएंट है, तो भैया यहां वेरिएबल का साथी कौन है, ए, यानी कि सर आप कहिएगा एक्स की पावर 1 वाले टर्म का कोएफिशिएंट है ए। अगेन यहां वेरिएबल का साथी कौन है, बी, तो आप कहिएगा कि सर y की पावर 1 वाले टर्म का कोएफिशिएंट है बी। अब यहां पे सीधे कहेंगे कांस्टेंट टर्म सी है, यहां पे हम ऐसे डिफाइन नहीं करते कि बताओ वेरिएबल की पावर 0 वाला का कोएफिशिएंट क्या है, हम सीधे क्या कहते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है, तो भैया कांस्टेंट टर्म क्या है, सी। अगेन जैसे वहां पढ़ा था कोएफिशिएंट में कि सर आगे जो साइन लगी है उसका ध्यान रख के जवाब देते हैं, तो यहां पे भी आगे जो साइन लगी है सर उसका ध्यान रख के जवाब देते हैं। यानी ये सारी कहानी अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो आप क्या कहिएगा, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मान लो मैं ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं, x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। तो ये x की पावर 1 वाला टर्म, ये y की पावर 1 वाला टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, सॉर्टेड, इतना सॉर्टेड सर। x की पावर 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है सर, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अगेन y की पावर 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है सर, कुछ नहीं है मतलब 1 है। कांस्टेंट टर्म क्या है सर, हमेशा साइन के हिसाब से बताते हैं -3। अगेन देखो यहां पे भी साइन के हिसाब से ही बता रहे हैं, लेकिन आगे प्लस साइन छिपा हुआ है और प्लस अलग से बोलने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमने नहीं बोला था। अगेन एक और जगह टेस्ट करते हैं, जैसे मान लो हम टेस्ट कर लेते हैं, लेट से आपको यहां पे, तो आप क्या कहिएगा कि सर ये x की पावर 1 वाला टर्म, ये y की पावर 1 वाला टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, तो x की पावर 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है सर, 1 है। y की पावर 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है सर, 2 है। अगेन देखो साइन के हिसाब से ही बता रहे हैं, यहां प्लस छिपा है, प्लस बोलने की जरूरत नहीं होती। कांस्टेंट टर्म क्या है सर, -3, हमेशा साइन के हिसाब से। अगेन ये वाला यहां पे देखिए, मैं आपसे पूछूं कि सर जी u की पावर 1 वाला टर्म कौन है, तुम कहोगे ये है। तुमसे पूछा जाए v की पावर 1 वाला टर्म कौन है, तुम कहोगे ये है। तुमसे पूछा जाए कांस्टेंट टर्म कौन है, तुम कहोगे ये है। अब u की पावर 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या हो गया सर, कुछ नहीं है मतलब +2। v की पावर 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या हो गया सर, +5, यानी कि 5। कांस्टेंट टर्म क्या हो गया सर जी, +6, हमेशा साइन के साथ बताते हैं। तो वही जितनी बातें आपने पढ़ी थी ना सर जी, बेसिक वाली, डेफिनेशन वाली, वही यहां पे भी यूज हो रही है। तो तुमको यह समझ में आ गया कि सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ये हमने देख लिया। अगेन क्या कोफिशिएंट की कहानी, क्या टर्म की कहानी, कैसे बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, हर चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी। सभी को ये पूरी स्लाइड क्रिस्टल क्लियर है, सीसी बोल दीजिएगा। सभी को ये पूरी स्लाइड समझ में आ गई, सीसी बोल दीजिएगा। सारे बच्चे इसके बाद स्टोरी सुनाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो। पहले ये वाला टॉपिक खत्म कर लेते हैं, फिर स्टोरी पे आएंगे। देखो समझो थोड़ा सा, पहले ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर स्टोरी देखेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए। चलिए सारे बच्चे टॉपिक देखो खत्म कर लो यार, बीच में कैसे घुस जाओ स्टोरी में, पहले टॉपिक थोड़ा खत्म कर लो, फिर स्टोरी सुन लेना। चलिए सभी के सीसी आ रहे हैं, सभी को कहानी समझ में आ गई, सभी को कहानी क्लियर हो गई। कहोगे हाँ सर समझ में आ गई, हाँ सर क्लियर हो गई। अब देखो, अब सर चैप्टर के अंदर ना हमें एक लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ना। चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि सर हमें एक बार में 2 लीनियर इक्वेशन एनालाइज करना सीखना है। यानी कि सर हमें एक बार में 2 लीनियर इक्वेशन एक साथ एनालाइज करना सीखना है, क्योंकि हमें अपने लीनियर इक्वेशन चैप्टर में पेयर में मिलेंगे, कपल में मिलेंगे। तो अब एक टर्म है सर कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस किसको कहते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या मतलब है, तो आप कहिएगा कि सर साइमल्टेनियस का मतलब हो गया पेयर, दैट इज इट। कोई तूफानी बात नहीं है, एकदम सिंपल सी बात कि मान लो एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है। साइमल्टेनियस का मतलब आप एक बार में 2 लीनियर इक्वेशन ले रहे हो, आप एक बार में 2 लीनियर इक्वेशंस का जोड़ा ले रहे हो, तो साइमल्टेनियस का दूसरा मतलब पेयर ही है। ये जो पेयर पेयर, जोड़ा जोड़ा, कपल कपल में कर रहा हूं ना, वही साइमल्टेनियस है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का मतलब भैया आप एक बार में 2 लीनियर इक्वेशन ले रहे हो, आप एक बार में लीनियर इक्वेशन का एक पेयर ले रहे हो। वही लिखा है कि भैया आप पेयर ऑफ, जोड़ा ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इज सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन।
तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है? ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम का क्या मतलब है? तो भैया ये एल्विस यादव वाला सिस्टम नहीं है। ये कौन सा सिस्टम है? तो कहिएगा कि सर ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, या फिर कह लो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसका सिंपल मतलब ये है कि हम एक बार में दो लीनियर इक्वेशन लेके बैठे हैं उनको एनालाइज करने के लिए। दैट इज इट। हम पेयर अपना लेके बैठे हैं एनालाइज करने के लिए। यानी कि सर अगर हम चेक करने जाएं तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है? आप जवाब दीजिएगा कि सर दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हां सर है। तो आप तुरंत यहां पे कह दीजिएगा कि सर आप जोड़ा लेके बैठे हो, बिल्कुल सर ये साइमल्टेनियस है। क्या ये साइमल्टेनियस है? अगेन कहिएगा कि सर दोनों ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगेन आप जोड़ा लेके बैठे हो, पेयर लेके बैठे हो, सर ये भी साइमल्टेनियस है। आप मुझे बताइए ये साइमल्टेनियस है कि नहीं है? यस या नो? सारे बच्चे कमेंट में जवाब देंगे ये साइमल्टेनियस है कि नहीं है। सारे बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। सब सिस्टम करने लगे हैं ना। चलो बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चे चैट सेक्शन में जवाब देंगे यस या नो बोल के कि ये साइमल्टेनियस है कि नहीं है। सारे बच्चे तेजी से सिस्टम फाड़ देंगे। सिस्टम फाड़ दोगे तो फिर पेपर कैसे दोगे? सिस्टम का सही रहना जरूरी है। एक बच्चा कह रहा है सिस्टम ही फाड़ देंगे। अरे सिस्टम फाड़ दोगे तो पेपर कैसे दोगे? बोर्ड एग्जाम कैसे दोगे? सिस्टम अपना अच्छा रखोगे तब तो बोर्ड एग्जाम दे पाओगे। चलो बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है और सही आंसर आ रहा है। आप कहिएगा कि सर देखिए यहां एक इक्वेशन तो है सर, लेकिन साइमल्टेनियस के लिए जोड़ा होना चाहिए। एक और की कमी है सर। एक और होता तब दोनों मिलकर साइमल्टेनियस हो जाता। सर यहां अकेला है, अकेले को साइमल्टेनियस नहीं कह सकते। तो साइमल्टेनियस होने के लिए, पेयर होने के लिए जोड़े का होना जरूरी है। कौन सा जोड़ा? तो भैया हमारा ये लीनियर इक्वेशन का जोड़ा। कहोगे हां सर बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। अब फिर खोपड़ी लगाओ। अगर मैं आपसे कहूं कि तुम दुनिया में कितने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बना सकते हो, तो तुम जवाब दोगे कि सर ऐसे ऐसे तुम अनगिनत जोड़े बना सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है ना। तुमने अभी देखा कि दुनिया में अनगिनत लीनियर इक्वेशंस है। हां सर कितने जोड़े बना सकते हो? तो भैया तुम अनगिनत जोड़े बना सकते हो। रामू के साथ जोड़ा तुम बना दो रिया का, या मान लो तुम शामू का जोड़ा रिया के साथ बना दो, या रामू को जोड़ा प्रियंका के साथ बना दो, या शामू का जोड़ा तुम रंजना के साथ बना दो। तो आप कहिएगा कि सर जोड़ा ही बनाना है ना, तो जोड़ा तो हम बहुत ही अनगिनत तरीके से, इनफाइनाइट तरीके से बना सकते हैं। तो सर ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, इस तरीके के तो हम अनगिनत लिख सकते हैं। अब फिर से वही बात कि भैया एक एक करके एक एक जोड़ा एनालाइज करोगे तुम, तो भैया तुम्हारे पुश्ते की पुश्ते खत्म हो जाएंगी, लेकिन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन खत्म नहीं होंगे। तो आपके दिमाग में आया कि सर चूंकि यहां अनगिनत पॉसिबिलिटीज है, तो कोई जनरल फॉर्म, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पे भी होना चाहिए। कोई जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पे भी होना चाहिए, जिनकी मदद से हम अपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर पाए। तो वो फॉर्मेट क्या होगा? आप दिमाग लगा सकते हो। आप बड़ी आसानी से दिमाग लगा सकते हो कि वो फॉर्मेट क्या होगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो थोड़ी खोपड़ी चलाते हैं यार। हम कहेंगे कि सर है तो दोनों लीनियर इक्वेशन। सही बात? हां सर सही बात। अब अभी अभी हमने लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा है सर, कैसा होता है? तो सर मान लो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कहोगे हाँ सर। मान लो नीचे वाले को लिखेंगे तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा ही हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हम किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं सर? तो चूंकि दुनिया में अनगिनत साइमल्टेनियस इक्वेशन की पॉसिबिलिटी है सर, तो हम एक ऐसा जनरलाइज्ड तरीका, एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड तरीका ढूंढ रहे हैं जिसकी मदद से दुनिया का ये अनगिनत सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम एक बार में रिप्रेजेंट कर ले, एनालाइज कर ले। तो उसके लिए अब दिमाग लगा रहे हैं। तो मेरा दिमाग काम कर रहा है कि यार है तो दोनों ही लीनियर इक्वेशन, और अभी हमने अपने लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है, जनरल फॉर्म पढ़ा है, यानी इसका भी फॉर्म ऐसा हो गया, इसका भी फॉर्म ऐसा हो गया, तो लिख तो लिया। समझना मेरी बात को? हमने अपने साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख तो लिया। अब लिखा सही है सर, दिक्कत क्या है? दिक्कत आपकी बस ये है सर, आपने एकदम सही लिखा है, बस छोटी सी एक प्रॉब्लम है सर, एक छोटी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि सर आपने दो अलग अलग चीजों को सेम चीज से रिप्रेजेंट किया, ये थोड़ा गड़बड़ है। चूंकि दोनों अलग अलग है तो रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। कुल मिला के दोनों में कोफिशिएंट अलग अलग है ना सर, ये वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट अलग अलग है।
आपने तरीका सही सोचा सर, आपने लॉजिक सही सोचा सर, प्रॉब्लम क्या हो गई सर, आपने एक ही चीज से दोनों को रिप्रेजेंट कर लिया, ये प्रॉब्लम हो गई। आप जनरल फॉर्म दोनों का लिखो सर, बात सही है, लेकिन इस तरीके से लिखो सर कि कोफिशिएंट अलग अलग है ना, ये बात क्लियर हो। तो हमने क्या कर दिया इसका जुगाड़ करने के लिए, कोफिशिएंट डिफरेंट है ये करने के लिए कि रेदर देन राइटिंग ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको लिख दिया, नीचे वाले को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। या आप ऐसा भी लिख सकते थे, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। या ऐसा भी लिख सकते थे, ऊपर वाले को ax प्लस by प्लस c बराबर 0, नीचे वाले को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो बस कोफिशिएंट अलग रखना था सर, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट अलग है सर। तो आप जब ओवरऑल जनरलाइज कर रहे हो तो आपने इसको जनरलाइज किया, इसको जनरलाइज किया। अब यही कॉम्बिनेशन तो है हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ये है सर। बस ये जो कोफिशिएंट की कहानी अलग अलग है, इसको बताने के लिए हमने अपने कोफिशिएंट्स को थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया। तो चूंकि आपको लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, जनरल फॉर्म पता है, यानी इनडायरेक्टली आपको सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का भी जनरल फॉर्म पता है। कहोगे हां सर ये तो बहुत इजी था, बेकार टेंशन ले रहे थे। अब जनरल फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था सर? तो जब एक इक्वेशन था तो हमने कंडीशन ये पढ़ी थी ए बी सी आर रियल नंबर्स, यानी कोफिशिएंट आर रियल नंबर्स। अब यहां पे वही कंडीशन क्या हो जाएगी कि भैया a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे कोफिशिएंट रियल नंबर, तो भैया a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे कोफिशिएंट रियल नंबर। तो उस हिसाब से ये कंडीशन में भी चेंज आ गया। ये क्या है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझ में आ गया, चैट सेक्शन में सारे बच्चे यस सर बोल के बताएंगे, सीसी बोल के बताएंगे। इतना समझ में आ गया तो चैट सेक्शन में यस सर बोल के बताएंगे, सारे बच्चे सीसी बोल के बताएंगे कि हां सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको एकदम डिटेल में समझा, जिससे यह क्लियर हो गया कि सर चैप्टर में करना क्या है, पढ़ना क्या है। उसके बाद हमने क्या जाना कि भैया हमारा जो एक लीनियर इक्वेशन है, एक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। फिर हमने जाना कि सर चैप्टर का नाम तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, तो हमें तो पेयर के बारे में पढ़ना है, हमें तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो उनके लिए जनरल फॉर्म कैसा लिखेंगे वो भी हमें समझ में आ गया, वो भी क्लियर हो गया। कहोगे हां सर। तो हमें ये जनरल फॉर्म साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है विथ दीज कंडीशंस। बस ये कंडीशन क्या है अब इसको दिमाग में रखना, तो ध्यान से सुन लो। तो सर हम ध्यान में ये रखेंगे कि कभी भी जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की बात आई ना, कभी भी जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात आई ना, तो ये कंडीशन तो फुलफिल होना ही चाहिए, साथ साथ ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। ये कंडीशन क्या है ध्यान से सुन लो। तो ये कंडीशन बस इतनी सी बात कहती है कि आप दोनों में से कोई लीनियर इक्वेशन उठा लो, उनके जो x और y वाले टर्म्स के कोफिशिएंट है, उनके स्क्वायर का सम 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन क्या कहती है? बहुत सिंपल सी बात कहती है सर। ये एक्स्ट्रा कंडीशन जो आपको थोड़ा देख के डर लग रहा होगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, ये एकदम छोटी सी बात कहती है कि यार आपके इक्वेशन में जो x वाला टर्म है, जो y वाला टर्म है, उसका कोफिशिएंट पकड़ लो, उसका कोफिशिएंट उठा लो और उसको स्क्वायर कर लो। तो जो आप x y का कोफिशिएंट पकड़ रहे हो सर जी, और जो स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो ना, वो 0 नहीं आना चाहिए। यही तो लिखा है भैया। कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन में x और y का? a1 है x का सर, b1 है y का, इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा? a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर। तो इनका सम 0 नहीं होना चाहिए। अगेन नीचे देखिए, एक्स वाई वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है? a2 b2, तो इनका स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, इनका सम क्या है सर? 0 नहीं होना चाहिए। अब ये कहां से आया? ये आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत ध्यान से सुन लो। देखो सिलेबस में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये कंडीशन कैसे प्रूव होती है, कैसे आती है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कंडीशन क्या है ये आपके सिलेबस में है। यानी कि सीबीएसई क्या करेगा, एसर्शन रीजन में ये कंडीशन घुसा देगा, या फिर तुमको एमसीक्यू में क्या करेगा, वो इस तरीके से दो इक्वेशन लिख देगा, या तो जनरल फॉर्म में या नॉर्मल तरीके से, और भैया जी 4 ऑप्शन में ये कंडीशन दे देगा। तो आप क्या कहिएगा, ये कंडीशन भी होनी चाहिए, ये कंडीशन भी होनी चाहिए। तो क्या याद रखोगे कि सर ये जनरल कंडीशन तो ठीक है, इसके अलावा जैसे ही हम पेयर की बात करने लगते हैं,
साइमल्टेनियस की बात करने लगते हैं तो ये कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी सर जी। ये कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है। छोटी कंडीशन एमसीक्यू में देके तुमको फंसा देगा कि भैया फॉर दिस टू बी कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब भैया ऑप्शन ए में मान लो तुमको ये दे दिया, ऑप्शन बी में तुमको ये दे दिया, ऑप्शन सी में कुछ और दे दिया, ऑप्शन डी में लिख दिया बोथ ए एंड बी, तो आप क्या कहिएगा? बोथ ए एंड बी। तो ये कहां से आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कंडीशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशन बड़ा सिंपल है, एक्स वाला टर्म वाई वाला टर्म जो है दोनों इक्वेशन में उनका कोफिशिएंट उठा लो, कोफिशिएंट जो आपने उठाया है स्क्वायर करके ऐड कर लो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। सभी को मेरी इतनी बात क्लियर हो गई? सीसी बोलिएगा, इसके बाद कहानी सुनाऊंगा। सभी को मेरी इतनी बात क्लियर हो गई? सीसी बोलिएगा, फिर कहानी सुनाऊंगा। सारे बच्चे सीसी बोल के बताइएगा, फिर मैं कहानी सुनाऊंगा, फिर कहानी टाइम आएगी। सारे बच्चे एक बच्चा कह रहा है सर आपकी वॉच की कंपनी है क्या? देखो यार मेरे पास 18 वॉचेस हैं, ये याद रखना। इसी वजह से तुमको ऑलमोस्ट मेरी कलाई पे हर दिन एक नया टाइप का वॉच दिखता है। मेरे पास टोटल 18 वॉचेस है। मेरा लाइफ में एक ही शौक है, मैंने यही शौक रखा था बचपन से। मुझे वॉचेस बहुत पसंद है। जैसे किसी को स्नीकर्स का शौक होता है, उसको अलग अलग टाइप के जूते पसंद है, किसी को क्लोथ्स का शौक होता है, अलग अलग कपड़े पसंद है, किसी को अलग अलग खाने का शौक होता है। तो मेरा बचपन से एक ही शौक था कि जिस दिन से प्रिंस तू कमाना स्टार्ट करेगा भैया, तू अपने घड़ियों का शौक जरूर पूरा करना। तो भैया मेरा ये रूल रहता है कि मैं थोड़ी सी जो घड़ी बहुत अच्छी लगती है और बजट में होती है तो मैं उसको ले लेता हूं। समझ रहे हो? कहोगे हाँ सर समझ गए बात को। चलिए सभी के सीसीआर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो तुम लोग जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस या फिर कह लो जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी समझ गए। तो सर ये चीज आती है इन कंडीशंस के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सर अब ये समझ में आ गया है। अब ये वाले टॉपिक पे आने से पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी स्टोरी सुनते हैं प्रिंस सेंसेई की। प्रिंस सेंसेई की वो मजेदार वाली स्टोरीज चल रही है, ठीक है? तो यहां पे एक और मजेदार वाली स्टोरी जान लेते हैं, एक और मजेदार वाली स्टोरी सुन लेते हैं। तो एक और शादी की तगड़ी स्टोरी सुनाता हूं। तो भैया स्टोरी कुछ इस प्रकार है ये वाली कि क्या हुआ एक बार कि मेरे को ना मम्मी ने एक रिश्ता भेजा, घर से एक रिश्ता भेजा, एक लड़की की मस्त फोटो भेजी। लड़की सलवार सूट में स्माइल कर रही थी, ठीक है? ये मान लो मेरी लड़की है, मेरी लड़की नहीं है मतलब लड़की है। ये इस तरीके से है, मस्त एकदम पोज देके खड़ी है और नीचे उसका ऐसे बायोडाटा लिखा है, नाम क्या है, फलाना फलाना ढिमकाना, पता है तुम लोग को इसी तरीके से शादी की प्रोफाइल बनती है कि एक मस्त सी फोटो चिपकी होती है और नीचे उसके बारे में लिखा होता है। तो मम्मी ने एक लड़की का मेरे को बायोडाटा भेजा, ठीक है? मेरे पास वो बायोडाटा आया, मैंने उस बायोडाटा का देखा, मैंने बायोडाटा देखा, लड़की डिसेंट लगी है। देखो फोटो पे आज के टाइम में विश्वास नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना? फोटो एडिट करना बहुत आसान है, तो फोटो में आज के टाइम में विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन मैं बायोडाटा जरूर पढ़ता हूं। मैंने बायोडाटा पढ़ा, ठीक है? अच्छा लगा मुझे बायोडाटा, इंटरेस्टिंग लगा, सॉर्टेड लगा मामला। तो भैया लड़की मुझे थोड़ी ठीक लगी। मैंने कहा मम्मी बात आगे चलाओ। मम्मी को मैंने बोला बात आगे चलाइए मम्मी, ठीक है, सॉर्टेड, यहां तक सब सॉर्टेड। अब क्या हुआ कि बात आगे चलाने की बात हो गई, बात आगे चलाने की बात हो गई, बात आगे चल रही थी। अब उसके बाद सीन ये हुआ कि भैया जी उसके पिताजी से बात हुई, तो उसके पिताजी को बोला गया कि लड़के को फोटो अच्छी लग रही है। तो उसके पिताजी ने क्या बोला, ठीक है तो बताइए शादी की डेट निकालते हैं। हम क्या भाई कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा है, तुरंत शादी की डेट निकालते हैं, ऐसे कैसे? तो भैया मम्मी ने समझाया उनके पिताजी को कि अंकल जी आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है जैसे हमारे टाइम में होता था कि लड़की ऐसे घूंघट में है। भैया घूंघट में ही शादी हो गई, पहली बार घूंघट उठेगा तब तुम जीवन में पहली बार अपनी बीवी को देखोगे। अपने दादा लोगों से पूछना एक बार, जो आपके दादा या परदादा होंगे ना, कभी उनकी कहानी पूछना कि उन्होंने अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को पहली बार कब देखा था। तो पहली बार जब शादी हुई थी तब देखा था। तो भैया सस्पेंस लास्ट तक रहता है, ये मजेदार चीज पहले होती थी, लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं है। तो भैया ये तो एकदम ईगर थे कि नहीं भैया ठीक है फोटो पसंद आ गया शादी कर लेते हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, थोड़ा मेल मिलाप होना चाहिए, थोड़ा सा मिलना जुलना होना चाहिए, थोड़ा सा मैं लड़की को समझूंगा, थोड़ा लड़की मुझे समझेंगी, तब तो कहानी आगे बढ़ेगी। तो एकदम हड़बड़ी में फायर हो गए इसके पापा कि ठीक है डेट निकालते हैं शादी करते हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मम्मी ने समझाया कि देखिए वो पुराने जमाने में हुआ करता था कि फोटो देख ली और फिर हाँ बोल दिया। अब आज के टाइम में थोड़ा सा लड़की का मेल मिलाप जरूरी है, मिलना जुलना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा।
तो ठीक है यार, इनके पापा को ये बात बोली गई। तो इनके पापा ने क्या जवाब दिया कि मिलना क्या, फोटो तो देख ही लिया। अरे मान ही नहीं रहे पापा, मिलना क्या, फोटो तो देख ही लिया। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, मिलना जरूरी है यार, मिलना पड़ता है, बिना मिले काम कैसे होगा। तो भाई इनके पापा मान ही नहीं रहे थे। तो मम्मी थोड़ा समझाई, नहीं समझ में, मम्मी ने फोन ही काट दिया। मम्मी ने कहा हो बाहर में जाओ। क्या करे भाई, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, तो कितना नहीं समझ में आ रहा है कि आज के टाइम में बिना मिले शादी हो ही नहीं सकती है, थोड़ा बातचीत जरूरी है, मिलना जुलना जरूरी है। तो भैया इसके पापा ने घर में डिस्कस किया होगा ये बात, तो फिर कुछ समझ में आया होगा कि नहीं सही बोल रहे हैं, आज के टाइम में सही चलता है। तो भैया जी फिर इनके पापा ने फोन करके मम्मी को बोला कि ठीक है हम अग्री हैं मिलने के लिए। अब देखो यहाँ पे अब असली मजा आएगा, मिलने के लिए अग्री है। अब ये लोग कोइंसिडेंटली उस समय दिल्ली में थे। कहां थे? दिल्ली में थे, और मैं भी दिल्ली में ही था, आसपास गुड़गांव में था, मतलब आसपास ही था। तो ये लोग दिल्ली में थे। अब भैया जी अब देखो क्या मजा आता है। तो मिलने की बात हुई, मुझे मिलने बुलाया, ठीक है, मिलने गए। तो एक मॉल डिसाइड हुआ कि उस मॉल में मिलेंगे, ठीक है, एक बढ़िया सा बड़ा सा मॉल था, उस मॉल में डिसाइड हुआ मिलेंगे, ठीक है यार। तो प्रिंस सर भी एकदम सच धस के, एकदम स्वैग में, एकदम स्मार्ट बन के, वैसे तो स्मार्ट हमेशा लगता हूं, लेकिन स्मार्ट बन के यहाँ पे गया मॉल में मिलने के लिए। अब भैया गजब की चीज हो गई। मतलब मैंने जीवन में ऐसा नहीं सोचा था हो सकता है। मैं आया, मैं देख रहा हूं कि मॉल में लड़की के पापा मुझे दिख रहे हैं, वो ऐसे दूर से बोल रहे, और प्रिंस जी कैसे हैं? मैंने कहा बढ़िया अंकल बढ़िया। तो भैया उसके पापा दिख रहे हैं, उसकी मम्मी जी भी दिख रही है मुझे लड़की की, ठीक, उसका एक भाई भी दिख रहा है मुझे, उसके चाचा भी दिख रहे हैं, उसकी बहन भी दिख रही है, मतलब उसके फैमिली से मुझे 5-6 लोग दिखे, लड़की को छोड़ के। लड़की ही नहीं दिख रही है, बाकी सब दिख रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या मतलब कोई गेम में है क्या, कि मैं पहले गेम इंटरव्यू पास करूंगा तब लड़की को आप दिखाओगे। तो मुझे तो यही लग रहा था, लड़की ही नहीं दिख रही है, लड़की कहाँ है। तो अंकल से हाय हेलो हुई, 5-10 मिनट बात हुई। अब 10 मिनट के बाद मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने 10 मिनट के बाद सीधे बोल दिया कि अंकल जी आपकी सुपुत्री कहाँ है, आपकी बिटिया कहाँ है? भाई उन्हीं से तो मिलने आया हूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा मिला देंगे, पहले कुछ सवाल जवाब कर लेते, कुछ चीजें आपसे पूछनी थी। मैंने कहा अच्छा इंटरव्यू राउंड है, समझ रहे हो ना, पहले इंटरव्यू क्रैक करना है अंकल जी का, पहले ये एचआर इंटरव्यू क्रैक होगा तब जाके अगले एचआर से मुलाकात होगी। तो ऐसा गेम है। हम कहे ये भी सही है भाई, ये पहली बार हुआ कि पहले एचआर इंटरव्यू क्रैक करोगे तब जाके असली एचआर से बात होगी, आगे जाके एचआर से बात होगी। तो मैंने कहा अरे यार ये बेमतलब का मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, इंटरव्यू पे अब बात करते हैं, इंटरव्यू की बात चल रही है। तो अब अंकल जी का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। अब इंटरव्यू में क्या क्या मजेदार सवाल आए उस पर हम डिस्कशन करेंगे बाद में। फिलहाल ये मजेदार सी स्टोरी को यहीं पे और रोक लेते हैं, अपने कंसेप्ट पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है भाई, समझ रहे हो ना, मतलब मेरे साथ शादी के ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे कभी कभी सुन के ही हंसी आ जाती है कि पहले इंटरव्यू क्रैक करो, उसके बाद जाके एक एचआर इंटरव्यू क्रैक करोगे तब अगले एचआर से मिलने का मौका मिलेगा। ऐसी कहानी थी। चलिए कोई नहीं, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, तो अब आपको यहां पे मैं एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूं जो सीख के आपको मजा आ जाएगा, प्रिंस सेंसेई का जुत्सु। अब ये प्रिंस सेंसेई का जुत्सु क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफिकली। सुनना, मैंने तुमसे पूछा कि यार तुम मुझे एक लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म बताओ, तुम ये बताओगे। मैं तुमसे पूछूं कि तुम मुझे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म बताओ, मान लो वेरिएबल एक्स वाई मान लेते हैं, तुम ये बताओगे, राइट कहोगे, हाँ सर राइट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। सर अब यहां पे एक अगला डाउट आता है कि सर ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है, इसका ग्राफिकल फॉर्म कैसा होगा, यानी जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा। तो एक खोपड़ी चलती है मेरी, कैसी खोपड़ी चलती है कि सर ने यह बताया कि सर मेरी इक्वेशन कैसे बनती है, पॉलिनोमियल बराबर 0 करके, ऐसे ही बनती है इक्वेशन, ऐसे ही बन रही है ना, हाँ सर। अब लीनियर इक्वेशन के लिए पॉलिनोमियल लीनियर है। अब आपने पढ़ा था सर लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, कहोगे हाँ सर। यानी उस लॉजिक के हिसाब से कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन का भी जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसी वजह से ये बोला जा रहा है कि सर अगर ये जो जनरल फॉर्म है ना ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0,
इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये बात समझ में आई तो सीसी बोलिएगा, ये बात क्लियर हो गई तो सीसी बोलिएगा कि हां सर एकदम उस लॉजिक से कंपेयर करके इस नतीजे पे हम पहुंच सकते हैं, हम बिल्कुल ये बात बोल सकते हैं सर। कॉमन सेंस की बात है कि भैया हमने जाना ना कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब लीनियर पॉलिनोमियल से ही लीनियर इक्वेशन बन रहा है, यानी लीनियर इक्वेशन का भी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कहोगे हाँ सर। सभी को यह बात क्लियर है? सीसी बोलिएगा एकदम तेजी से, एकदम तेजी से। सभी को यह बात क्लियर है? सीसी बोलिएगा। चलिए अब यह चीज हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। सर एनालिटिकली तो समझ में आ रहा है ना कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, एनालिटिकली समझ में आ रहा है सर कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं मैथमेटिकली। कैसे कर सकते हैं तो थोड़ा याद करो। सभी को याद आ रहा है कि सर हम जब ग्राफ बनाते थे तो हम क्या लिखते थे? जब हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते थे तो हम ऐसा लिखते थे। ध्यान से देखिएगा, सभी लोग याद करिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। कुछ इस तरीके से लिखते थे, कहोगे हाँ सर, या इसी fx को y बोल के इस तरीके से लिख देते थे। सभी को याद आ रहा है? सभी को याद आ रहा है ये फॉर्म? हाँ सर, ऐसे लिख देते थे। कब? जब लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते थे तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते थे। अब आप इस चीज को इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। देख लो कैसे। सर मान लो मैं y वाले टर्म को अकेला कर लूं, इन दोनों को उधर फेंक दूं, तो ये हो जाएगा by बराबर उधर जाके माइनस ax माइनस सी। कहोगे हाँ सर। अब ये जो b है इसको भी इधर फेंक दूं सर जी, तो ये हो जाएगा y बराबर, ध्यान दीजिएगा, माइनस ax माइनस सी बाई बी। मल्टीप्लाई का भी इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं y बराबर माइनस a बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। कहोगे हाँ सर। अब मेरी बात सुनना सर, हम जानते हैं ए बी रियल नंबर से, सही बात है? कहोगे हाँ सर सही बात है, ए बी रियल नंबर है। तो एक बात बताओ, जब ए बी रियल नंबर है तो ए बाई बी भी एक रियल नंबर होगा। उस रियल नंबर के आगे नेगेटिव साइन लगाओगे वो भी रियल नंबर होगा। अगेन सर सी और बी अगर रियल नंबर है तो सी बाई बी भी रियल नंबर होगा। अगेन सर ये भी रियल नंबर। कहोगे हाँ। तो अल्टीमेटली क्या यही फॉर्मेट नहीं आ गया? ये जो हम मैथमेटिकली एनालाइज किए हैं सर कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो मैथमेटिकली भी प्रूव हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली सर हमने अपने इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को उसी वाले फॉर्मेट में चेंज कर दिया। क्या आप मैच करके देखिए, इसी टाइप का फॉर्मेट नहीं है, y इज इक्वल टू कुछ ax प्लस बी टाइप का फॉर्मेट। क्या ये सेम टू सेम जैसा नहीं लग रहा है? कहोगे हाँ सर। तो मैथमेटिकली भी प्रूव हो जा रहा है, मैथमेटिकली भी बहुत अच्छे से हम बता सकते हैं कि भैया जी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये समझ में आ गया? फिर से सीसी बोल के बता दीजिएगा। ये क्लियर हो गया? फिर से सीसी बोल के बता दीजिएगा। सारे बच्चे, क्लास 6:20 से पहले खत्म नहीं होती, तुम लोग को पता है ना, तुम लोग को मैंने ऑलरेडी बताया है ना ये चीज कि भैया जो भी क्लास होती है 4:30 वाली, वो प्रिंस सर 6:20 6:25 तक ले ही जाते हैं। तो भैया 6:20 6:25 से पहले तो सवाल ही नहीं है क्लास खत्म कर दूं। हर बार आप ये बात बोल के बस अपनी एनर्जी खत्म करते हो। मेरी क्लास उससे पहले खत्म नहीं होगी। 6:20 6:25। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सा मैथ है। 100 लाना है ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, 90 लाना है कम पढ़ना पड़ेगा, 80 लाना है और कम पढ़ना पड़ेगा, 70 लाना है 1 घंटे पढ़ोगे हो जाएगा। तो तुम लोग क्या कहते हो, 1 घंटे भी पढ़ना है 100 भी लाना है? नॉट पॉसिबल। क्या याद रखोगे? मैथ लाइफ की सिंपल है। 100 लाना है ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, 90 लाना उससे कम करना पड़ेगा, 80 लाना है और कम पढ़ना पड़ेगा, 70 लाना है 1 घंटे पढ़ने से काम हो जाएगा। तो तुम सोचते हो 1 घंटे पढ़ भी लें 100 भी लें, ये नहीं होता है। तुम्हारे हिसाब से मैथ नहीं लगती है लाइफ की, लाइफ की मैथ मेरे हिसाब से लगती है। याद रखना, समझ रहे हो मेरी बात को कि भैया तुमको 100 भी लाना है और तुमको पढ़ना भी 1 घंटे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। 6:20 तक एकदम अपने आप को बिठा के रखिए। तुम लोग अभी अगर 2 घंटे ढंग से नहीं पढ़ सकते तो आगे जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तो हवा निकल जाएगी तुम लोगों की। थोड़ा सा ना होल्ड आउट करने की आदत रखिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, ये लाइन क्लियर हो गई सर। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को और डिटेल में समझते हैं। ध्यान से सुनना। अब आगे बोला जा रहा है सर, हेंस एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन विथ कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉर्म कुछ x डैश कॉमा y डैश satisfy the above equation and called as solution of the equation. Called as solution of the equation. अब याद करो, तुम लोग को मैंने पॉलिनोमियल में कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था कि सर लेट से अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन, अब मैं आपसे पूछूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कि इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स है? तुम कहोगे कि सर अनगिनत पॉइंट है। तुम क्या कहोगे सर?
इस लाइन के ऊपर अनगिनत पॉइंट है। अब सभी लोग याद करो, मैंने आपको कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था? कि सर जी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब है? इक्वेशन क्या है समझ गए सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है समझ गए सर। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि सामने वाला मुझे कहे कि तुम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, तुम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके बताओ, उसका मतलब क्या है? जैसे आपके सामने मैंने रैंडमली एक लीनियर इक्वेशन ऐसे लिख दी। कैसे लिख दी ध्यान से सुनना। मान लो मैंने लिख दिया x प्लस वाई माइनस टू बराबर जीरो। ये मान लो मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई माइनस टू बराबर जीरो। अब अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं इसका सोल्यूशन बताओ, इसके सोल्यूशन का क्या मतलब है सर? तो सर सोल्यूशन का मतलब आपने सीखा, सोल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन का मतलब क्या होता है तुमने पॉलिनोमियल में सीखा ना भाई। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो वहां तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना सीख रहे थे। हाँ सर। तो इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब है? इक्वेशन के सोल्यूशन का यह मतलब है सर कि जो मेरा सोल्यूशन आ रहा है उसको वापस मैं वेरिएबल की जगह पे रखूंगा तो वो मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, वो एलएचएस आरएचएस बराबर कर देगा। ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं भैया। मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? तो भैया मैंने मान लो तुमको कहा कि तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। मान लो मैंने तुमको कह दिया कि तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो। मैंने तुमको कहा था इसको सॉल्व करो, तो तुम सॉल्व करके इसका सोल्यूशन, इसका आंसर क्या बता रहे थे? तुम बता रहे थे सर 1 और 2। तो सर ये 1 और 2 सोल्यूशन जो आ रहा है इसका मतलब क्या है? मतलब ये है सर, सोल्यूशन ये इसलिए है सर क्योंकि अगर मैं अपने इन आंसर्स को वापस से वेरिएबल की जगह पुट करूंगा तो मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, एलएचएस आरएचएस बराबर कर देगा। सही बात ना कहोगे? हाँ सर सही बात। यही मतलब होता है ना सोल्यूशन का। सोल्यूशन का यही मतलब है सर कि अगर मैं लेट से अपने वेरिएबल एक्स की जगह पे 1 को पुट करूंगा तो मैं पुट करके दिख रहा है सर 0 बराबर 0 आ जाएगा। अगेन अगर मैं एक्स की जगह पे 2 को पुट करूंगा मुझे दिख रहा है सर 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो सर कभी भी जब हम एक इक्वेशन को सॉल्व करके उसका आंसर निकालते हैं तो उस आंसर का मतलब क्या होता है? आंसर का मतलब यह है कि वापिस से अगर हम अपने वेरिएबल की जगह पे उसको पुट करेंगे तो वो मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, वो एलएचएस आरएचएस बराबर कर देगा। यानी सेम डेफिनेशन है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, सेम डिट्टो डेफिनेशन है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या था सर जी? तो जो भी हम पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मैं वापस से वेरिएबल की जगह पे उस पर पुट करूंगा सर जी तो मेरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा, वो मेरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। एकदम सेम टाइप से आप कह सकते हो कि इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब क्या है सर? तो इक्वेशन के सोल्यूशन का मैथमेटिकल मतलब यह है कि अगर मैं वापस से अपने सोल्यूशन को इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, एलएचएस आरएचएस बराबर कर देगा। तो भैया इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालना है ये तो हम आगे सीखेंगे। इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब क्या है ये हमने सीख लिया कि मैथमेटिकली इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब यह है सर जी कि आपका वो जो सोल्यूशन है अगर आप उसको वापस से वेरिएबल की जगह अपनी इक्वेशन में पुट करोगे तो वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, वो आपकी इक्वेशन में एलएचएस आरएचएस बराबर कर देगा। सभी को सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्लियर है? सीसी कह दीजिएगा। सभी को सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया? सीसी बोल के बता दीजिएगा तेजी से। सारे बच्चे तेजी से सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्लियर हो गया तो सीसी बोल के बता दीजिएगा कि ठीक है सर। इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालना है ये तो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब क्या है? तो सर जो मतलब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का था एकदम सेम मतलब है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का। जो मीनिंग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का था सर एकदम सेम मीनिंग है इक्वेशन के सोल्यूशन का। कि भैया अगर आपने इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लिया यानी कि उन नंबर्स को वापस से अगर आप अपने वेरिएबल की जगह इक्वेशन में पुट करोगे तो वो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, वो एलएचएस आरएचएस बराबर कर देगा। कहोगे हां सर बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। तो ये मतलब किसका है सर? ये मतलब हुआ मैथमेटिकल मतलब। अब ग्राफिकल मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। मैं तुमसे पूछूं दुनिया में कितनी इक्वेशन? तुम कहोगे सर अनगिनत इक्वेशन, और हर इक्वेशन का ग्राफ बनाया जा सकता है।
क्योंकि भैया हर इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, पॉलिनोमियल बराबर 0 कहोगे हाँ सर। यानी कि अगर हर इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हो और हर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है, यानी हर इक्वेशन का भी ग्राफ बनेगा, कहोगे हाँ सर हर इक्वेशन का ग्राफ बनाया जा सकता है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन का क्या मतलब है, आइए वो जानते, इसको ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कोई इक्वेशन रैंडमली मैंने तुम्हारे सामने लिखी कुछ ऐसी, y इज इक्वल टू कुछ मान लो ax की पावर 10 प्लस bx की पावर 9 प्लस c, मान लो ये कोई इक्वेशन लिखी मैंने तुम्हारे सामने, और मान लो मैंने तुम्हारे सामने इस इक्वेशन का एक ग्राफ बनाया, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ आ गया मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, ये मान लो हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो सर ग्राफिकली सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि ठीक है सर मैथमेटिकली सॉल्यूशन का मतलब है कि वेरिएबल x है, वेरिएबल y है। वेरिएबल क्या है सर, यहां x और y है, दोनों है। तो सर मैथमेटिकली सॉल्यूशन का मतलब यह है कि वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिनको आप पुट कर दो तो एलएचएस आरएचएस सेटिस्फाई हो जाए, इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। यानी सर इसी का मतलब मैथमेटिकली क्या है, आइए ये समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। तो आपको यह समझना है कि सर इक्वेशन के सॉल्यूशन का ग्राफिकल मतलब यह है कि वो पॉइंट आपके कर्व के ऊपर लाई करेगा। मतलब क्या है सर, ग्राफिकली वो पॉइंट आपके कर्व के ऊपर लाई करेगा। समझना बात को, एक इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ग्राफिकली यह है कि सर जो भी आप आंसर निकालोगे ना, वो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट फॉर्म में आपके ग्राफ के ऊपर पक्की बात है लाई करेगा। यानी जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुमको कहता हूं कि यार इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x बराबर लेट से 2, y बराबर 3। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में यही चीज ऐसा हो गया 2,3। सभी ने बेसिक वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में पढ़ी है सर, x कोऑर्डिनेट पहले y कोऑर्डिनेट बाद में। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x बराबर 2, y बराबर 3, यानी मैथमेटिकली अगर मैं इसको यहां पुट करूंगा तो ये एलएचएस आरएचएस बराबर कर देगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ग्राफिकली इसका मतलब यह है कि ये पॉइंट आपके ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। यानी कि पक्की बात है कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है ना सर, तो इस ग्राफ के ऊपर कहीं ना कहीं ये पॉइंट 2,3 लाई कर रहा होगा, पक्की बात है। अगेन मान लो मैं कहता हूं कि यार इसका सॉल्यूशन है कुछ x बराबर 5, कुछ y बराबर मान लो 10, तो फिर आपकी खोपड़ी चलेगी कि सर ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब कि मैथमेटिकली मैं इस पॉइंट को यहां पुट करूंगा, x के बदले 5, y के बदले 10, तो सर ये मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ग्राफिकली मतलब ये है सर कि चूंकि ये सॉल्यूशन है तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में ये पक्की बात है मेरे ग्राफ के ऊपर कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, मेरे डायग्राम के ऊपर, मेरे कर्व के ऊपर कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन का ग्राफिकल मतलब क्या है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का ग्राफिकल मतलब यह है सर जी कि अगर आप अपनी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो वो सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट फॉर्म में पक्की सी बात है आपकी इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर ही कहीं ना कहीं होगा। कहोगे हाँ सर ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतनी बात क्लियर है, सीसी बोल दीजिएगा। ये इतनी बात सभी को समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है तो सीसी बोल दीजिएगा कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का ग्राफिकल मतलब क्या है। सभी को समझ में आ गया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का ग्राफिकल मतलब क्या है। तो सर अगर मैं इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, मैथमेटिकल मतलब यह है कि सर अगर मैं वेरिएबल की जगह पे अपने उस सॉल्यूशन को वापस से पुट करूंगा तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, मेरी इक्वेशन में एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाएगा। ग्राफिकल मतलब यह है सर कि वो जो सॉल्यूशन है उसको अगर मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में चेंज कर दूंगा तो वो जो पॉइंट मिलेगा वो पक्की बात है मेरे इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर, मेरे इक्वेशन के डायग्राम के ऊपर ही कहीं ना कहीं होगा, पक्की बात है सर। ये तगड़ी बात है जो सिखा रहा हूं, याद रखना। कहोगे हाँ सर ये बात याद रहेगी। अब ये जो बात आपने सीखी इसको हम यहां अप्लाई करते हैं। कहां अप्लाई करते हैं, यहां अप्लाई करते हैं। तो सर बोला जा रहा है एवरी पॉइंट on the straight line with coordinate of the form this satisfy the above equation and called as solution of the equation। यानी कि सर अब देखो इसी बात को थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं, ध्यान से सुनना। तो सर मैंने आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाया, कैसा बनेगा सर, स्ट्रेट लाइन। हमने सीख लिया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। कहोगे हाँ सर। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि मेरे को यह बताओ यार कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होंगे,
तुम धड़ाक से जवाब दोगे कि सर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अनगिनत पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, सही बात है। अब आपको यह बात पता है कि सर मेरे इक्वेशन का सॉल्यूशन का ग्राफिकल मतलब ही है कि वो पॉइंट ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है। सॉल्यूशन का क्या मतलब है? वो पॉइंट जो कर्व के ऊपर, ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है। तो अब मेरी खोपड़ी चल रही है सर यहां पे कि अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूं तो मेरे लीनियर इक्वेशन के ऊपर अनगिनत पॉइंट, और कर्व के ऊपर वाला पॉइंट ही तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। यानी कि सर इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं कि ये सारे के सारे अनगिनत पॉइंट, ये सारे के सारे अनगिनत पॉइंट मेरे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि सर ये जितने पॉइंट इस लाइन के ऊपर हैं ये इनडायरेक्टली मेरे इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ही तो है। क्योंकि सॉल्यूशन होता क्या है सर? सॉल्यूशन का मतलब ही है ग्राफिकली वो पॉइंट जो कि आपके कर्व के ऊपर लाई कर रहा हो। तो कर्व के ऊपर अनगिनत पॉइंट है, यानी कि ये सारे पॉइंट ही सॉल्यूशन है। कहोगे हां सर एकदम सही बात है, ये सारे ही पॉइंट सॉल्यूशन है। तो यहां से एक तगड़ी चीज समझ में आती है कि अगर सामने वाला हमें सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन दे, सिर्फ एक, और पूछ ले बताओ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो हम ग्राफिकली एनालाइज करके बता देंगे कि एक इक्वेशन आप दे रहे हो ना, तो भैया देखो एक लाइन बनेगी, उसके ऊपर अनगिनत पॉइंट, यानी हर पॉइंट एक सॉल्यूशन, अनगिनत पॉइंट मतलब इसके अनगिनत सॉल्यूशन। तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि सर एक इक्वेशन अगर दोगे ना तो उसके अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। आपके सीबीएसई के पिछले साल का यह क्वेश्चन है। एक लाइन की इक्वेशन दे दी और तुमसे पूछ लिया नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, इनफाइनाइट। भेजे में बात गई सीसी बोल के बताइएगा। मजा आ गया, दिमाग में बात गई सीसी बोल के बताइएगा कि हां सर पिछले साल का यह सवाल है। एक ही लीनियर इक्वेशन दिया और पूछ लिया बताओ इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। आधा बच्चे जवाब ही नहीं दे पाए। जिन्होंने ग्राफ पढ़ा था अपने मास्टर से उन्होंने जवाब दे दिया कि मास्टर ने सिखाया था कि यार लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो एक इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट? अनगिनत पॉइंट। हर ग्राफ के ऊपर का पॉइंट एक सॉल्यूशन ही है। कहोगे हां सर, यानी कि खोपड़ी काम कर रही है, दिमाग काम कर रहा है कि सर अनगिनत पॉइंट यानी कि मेरे एक इक्वेशन के लिए अनगिनत सॉल्यूशन आएंगे। कहोगे हां सर, मजा आ गया, कहानी क्लियर हो गई। मजा आ गया, कहानी क्लियर हो गई। कहोगे हां सर सही बात है, कहोगे हां सर सही बात है। या मैं उल्टा भी कह सकता हूं, मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि सर इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो सारे सॉल्यूशन इसी लाइन के ऊपर कहीं लाई करेंगे। भाई कॉमन सेंस की बात है ना, कि इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन आ जाए वो सारे के सारे सॉल्यूशन को जब मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूंगा सर जी, तो सारे कोऑर्डिनेट मेरे लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो मैं दोनों तरीके से बात कर सकता हूं। मैं ये भी बोल सकता हूं कि भैया इस एक इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना है, तो मेरे लाइन के ऊपर अनगिनत पॉइंट, यानी इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं हर पॉइंट सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, यानी अनगिनत सॉल्यूशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के होंगे। या मैं उल्टा ऐसा भी कह सकता हूं कि भैया इसके हम जितने भी सॉल्यूशन निकालेंगे वो सारे सॉल्यूशन इसके ग्राफ के ऊपर ही कहीं ना कहीं लाई करेंगे। दोनों तरीके से ये बात बोली जा सकती है। कहोगे हां सर, तो बस वही स्टेटमेंट लिखा है। Hence every point on the straight line with coordinates of the form कुछ x dash y dash, यानी कि ये कह रहा है कि भैया आपके स्ट्रेट लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट जिसका कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है। भैया कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है ना, हमने रैंडमली जनरलाइज्ड वे में अपने कोऑर्डिनेट को कुछ x dash y dash मान लिया। भाई मेरे पॉइंट को तो कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है अलग अलग, तो जनरलाइज करने के लिए, चीजों को जनरल वे में समझने के लिए मैंने अपने कोऑर्डिनेट को x dash y dash मान लिया। तो सवाल वही कह रहा है कि भैया जी एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन विद कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉर्म x dash y dash satisfy the above equation and called as solution of the equation। ऑब्वियस ही बात है कि भैया हर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो इसका सॉल्यूशन है। हर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो इसका सॉल्यूशन है। तो उसका सॉल्यूशन है मतलब कि सर उसको अगर मैं वेरिएबल की जगह पुट करूंगा तो सेटिस्फाई करेगा। अरे सॉल्यूशन है ना यार। अगर मैं कह रहा हूं कि ये सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन है, यानी कि सर
इन पॉइंट्स को जो मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में निकालूंगा उनको अगर मैं वेरिएबल की जगह पुट करूंगा तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, बिल्कुल होगा। वही बात कह रहा है, कहोगे हां सर, कहोगे हां सर, वही बात कह रहा है। तो इसी को लास्ट में समराइज करके मैंने लिख दिया कि भैया इफ x1, y1 लाई ऑन दी लाइन दिस, अगर मैं कह रहा हूं कि भैया ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि भैया ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि सर इसका ग्राफ ऐसा, और अगर ये पॉइंट मेरे लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि सर ये इसका एक सोल्यूशन है, तो ये इसका एक सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर आप वेरिएबल की जगह पे इसको यूज करोगे तो एलएचएस आरएचएस बराबर होना चाहिए। तो भैया क्या यूज करोगे वेरिएबल की जगह पे, तो इस कोऑर्डिनेट फॉर्म को देख के पता लग रहा है सर जी x के बदले x1 डालूंगा, y के बदले y1 डालूंगा सर जी, तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो x के बदले x1 डाल दिया, y के बदले y1 डाल दिया, तो भैया ये सेटिस्फाई होना ही चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल सेटिस्फाई होना चाहिए होगा। जैसे इसको आप एक एग्जांपल से ऐसा भी समझ सकते हो, इसको आप एग्जांपल से ऐसा भी समझ सकते हो कि मान लो आपके सामने मैंने लिखा x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, हां सर बनेगा। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मैं तुमको कह रहा हूं कि यार 1,1 इसका एक सोल्यूशन होगा। मैं तुमको कह रहा हूं यार इसका सोल्यूशन होगा x बराबर 1, y बराबर 1। मैं अगर तुमको कह रहा हूं ये इसका एक सोल्यूशन होगा, यानी कोऑर्डिनेट फॉर्म में यही चीज हो जाएगी 1,1, यानी कि 1,1 मेरे लाइन के ऊपर लाई करेगा। यानी कि सर इसका अगर ये ग्राफ है तो 1,1 मेरे लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है अगर ये इसका एक सोल्यूशन है तो भैया इसको मैं वापस पुट करूंगा इक्वेशन में तो मेरा सोल्यूशन सेटिस्फाई करेगा। तो वापस पुट करने का मतलब क्या, मतलब कि सर अगर मैं x बराबर 1, y बराबर 1 पुट कर दूं अपने इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पे, तो आप पुट करके देखिए x बराबर 1, y बराबर 1, क्या एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं हो रहा है? हां सर। क्या इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? हां सर। तो वही बात जो जनरल वे में है वो मैंने आपको एक स्पेशल वे से दिखा दी। तो भैया ये कनेक्शन याद रखना कि सोल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन का मतलब, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब मैथमेटिकली क्या होता है और ग्राफिकली क्या होता है। मैथमेटिकली मतलब होता है कि भैया अगर वो आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन है तो अगर आप अपने सोल्यूशन को वापस से वेरिएबल की जगह पे इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, एलएचएस आरएचएस बराबर होगा। और ग्राफिकल मतलब यह है कि सर अगर वो सोल्यूशन है तो अगर आप उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में चेंज करोगे तो वो पॉइंट आपके ग्राफ के ऊपर जरूर लाई करेगा। सभी के दिमाग में ये पूरी बात फिट बैठ गई तो सीसी बोलिएगा। सभी के दिमाग में ये पूरी बात फिट बैठ गई तो सीसी बोलिएगा। सभी के दिमाग में ये पूरी बात फिट बैठ गई तो प्रिंस सेंसेई को सीसी बोल के बताइएगा। तेजी से यार, फटाफट खटाखट एकदम सारे बच्चे सीसी बोल के बताइएगा। अगेन दिमाग लगाओ। जैसे मान लो ये है, मैं कहता हूं कि यार x बराबर मान लो मैं कहता हूं 1/2 और y बराबर मैं कहता हूं 3/2। क्या ये सोल्यूशन है इसका? तो भैया अगर मैं पुट करूं, पुट करके सेटिस्फाई हो जाए तो सोल्यूशन है। पुट करके देखिए, पुट करेंगे सर 1/2 प्लस 3/2 माइनस 2 बराबर 0 आना चाहिए। चेक करके देखिए तो 4/2 यानी कि 2 - 2 देखो 0 बराबर 0 आ रहा है। तो बिल्कुल सर ये इसका सोल्यूशन है, क्योंकि जैसे ही मैं इनको वेरिएबल की जगह पे वापस पुट कर रहा हूं तो ये मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एलएचएस आरएचएस बराबर कर रहा है। यानी कि सर अगर ये सोल्यूशन है तो ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसके ऊपर लाई करना चाहिए। कोऑर्डिनेट फॉर्म में ये क्या हो गया 1/2, 3/2, यही हो गया कोऑर्डिनेट फॉर्म में। यानी पक्की बात है, गारंटेड बात है सर ये पॉइंट मेरे इसके ग्राफ के ऊपर कहीं ना कहीं जरूर लाई कर रहा होगा। कहोगे हाँ एक और एग्जांपल से सीख लिया सर, एक और एग्जांपल से समझ गया सर, मजा आ गया सर, फील आ गई सर जी। तो ये सोल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन का मैथमेटिकल मतलब, ग्राफिकल मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। वही यहां पे प्रिंस सर के जुत्सु में लिखा था, वही यहां पे प्रिंस सर के जुत्सु में लिखा था। कहोगे हाँ सर बात समझ में आ गई, हाँ सर बात क्लियर हो गई। अब इतनी बात समझ में आई है, इतनी बात क्लियर हुई है, तो आगे जाके अब आपको अपने जुत्सु में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पे बात करके बताऊंगा। यानी कि थोड़ा सा दिमाग में चीजों को समझना। अब हम बात करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पे। यानी कि अभी तो एक इक्वेशन का एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया तो तुमने सोल्यूशन की बात कर ली। अब साइमल्टेनियस का मतलब क्या है सर? साइमल्टेनियस का मतलब है कि सर दो इक्वेशन है और दोनों लीनियर इक्वेशन है, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन आएगा मार्केट में। पहले एक स्ट्रेट लाइन था, अब मार्केट में दो स्ट्रेट लाइन।
अब दो स्ट्रेट लाइन के लिए यही सोल्यूशन की बात कैसे करेंगे, यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए सोल्यूशन की बात कैसे करेंगे, अब वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो सभी को समझ में आ गया कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं। मजा आया आज की कहानी में, तो फिर से सारे बच्चे सीसी बोल के बताएंगे। सभी को कहानी समझ में आ गई, कहानी क्लियर हो गई, सीसी बोल के बताएंगे कि सर एक इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन बना, सोल्यूशन का मतलब सीखा। अब यही कंसेप्ट यूज करेंगे कि सर अगर साइमल्टेनियस है मतलब दो इक्वेशन है, अब दोनों इक्वेशन लीनियर है तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ सर, तो दो स्ट्रेट लाइन के लिए मैथमेटिकल मतलब ग्राफिकल मतलब क्या होगा सोल्यूशन का, अब वो सीखेंगे। और बहुत तगड़ा कंसेप्ट, यहां से सीबीएसई भर भर के सवाल कुछ सालों से पूछ रहा है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो भैया जल्दी से एक पोल लगा रहा हूं, पोल में बता दीजिएगा आज के लेक्चर में मजा आया तो थम्स अप, नहीं मजा आया तो थम्स डाउन। चलिए सभी के सामने पोल लगा रहा हूं, मजा आया तो थम्स अप, नहीं मजा आया थम्स डाउन। अगेन कैसे करेंगे सर, चैप्टर को पहले शुरू के कुछ लेक्चर में कंसेप्ट पूरा खत्म कर लेते हैं, फिर दनादन लास्ट में एक साथ सवाल लगाएंगे, मजा आ जाएगा, फील आ जाएगी। चलिए फटाफट फटाफट, तो कंसेप्ट सवाल का मिक्सचर करते हुए चलेंगे सर, मजा आ जाएगा, फील आ जाएगी। सारे बच्चे यहां पे कि हां सर मजा आ गया, कहानी समझ में आ गई, कहानी क्लियर हो गई। तो देख लेते हैं कितने बच्चों को आज की क्लास क्लियर हो गई, आज की क्लास समझ में आ गई, देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया जी पोल का रिजल्ट आने ही वाला है, पोल की कहानी आने ही वाली है, तो देख लेते हैं यार यहाँ पे पोल की कहानी प्रिंस सेंसेई की जुबानी। और कुछ बच्चों से बात कर लेंगे, देखो जिनको जाना है वो जा सकते हैं, एक आध बच्चों से बस आज बात कर लेंगे और लेक्चर को एंड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं कितनों को आज की क्लास समझ में आ गई। चलिए 95% बच्चों को आज की क्लास क्लियर है, अच्छा लगा जानकर। चलिए अब एक बार क्या कर लेते हैं, लेक्चर हमारा खत्म हो गया सर, अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। उससे पहले कुछ बच्चों से वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, फिर कहानी देख लेंगे। समरी कल दे दूंगा, आज के लेक्चर की समरी कल दे दूंगा, टेंशन ना लो, आज के लेक्चर की समरी कल मिल जाएगी। आज के लेक्चर की जो समरी है कल दे दूंगा तुम लोगों को पीडीएफ में, टेंशन ना लो। समरी का प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस पूरा करूंगा, टेंशन ना लो। आज थोड़ा सा पीपीटी बनाने में यार टाइम ज्यादा चला गया, पता नहीं चला, तुम लोग को पता नहीं होगा, आज 9-10 दोनों की पीपीटी बनाने में मुझे 4 घंटे लग गया टोटल। तो भैया तुम लोग की समरी बनाना याद ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, समरी कल दे दूंगा और समरी अब रोज मिलेगी। चलिए सारे बच्चों को टाटा बाय बाय, सायोनारा। बाकी कुछ बच्चों से अभी बात कर लेते हैं यार, डिस्कशन कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग कर लीजिए भैया, वीडियो कॉल लगा दीजिएगा, रैंडमली 10 बच्चों को कॉल लगा दीजिएगा जो उठा लें, ठीक है। कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं, बाकी हमारा लेक्चर खत्म हो गया, 2-3 मिनट बात करते हैं, फिर उसके बाद शायद 5 मिनट के बाद समृद्धि मैम की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, वो तुम लोग एंजॉय करना। चलिए जिनको जाना है जा सकते हैं, जिनको बात करना है वो थोड़ी देर रुक सकते हैं। अरे देखो सभी से बात करते हैं यार, देखो तुम लोग ना परेशान होने लगते हो, सर आप कभी मेरा कॉल नहीं उठाते, कभी मुझे कॉल नहीं करते, यार सबका मौका आएगा। मैथ में एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ये कहता है ना कि मौका सबको मिलता है। अगर आपने कहावत सुनी होगी कि जीवन में भगवान मौका सबको देता है, तो मौका सबको मिलता है, आप टेंशन ना लीजिए। और मैथमेटिकली ये बात प्रूव होती है जब हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ते हैं, जब पढ़ाऊंगा वहां आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि मौका सबको मिलता है। चलिए फटाफट फटाफट सारे बच्चे, टेंशन नहीं लेना है, आज एक आध बच्चों से बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में और भी बच्चों से बात करेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बाकी जिनको जाना है जा सकते हैं यार, क्लास हमारी एंड हो गई है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, क्लास हमारी खत्म हो चुकी है। चलिए तो भैया जी ने रैंडमली कॉल लगा दिया है, देखते हैं कौन फोन उठाते हैं कौन नहीं उठाते हैं। भैया जो चैट में मीमी कर रहे हैं उनमें से देख लीजिएगा, कोई अगर नाम दिख जाए तो उनको कॉल लगा दीजिएगा। हाँ भैया कॉल तो लग चुका है, बाकी इंतजार में है प्रिंस सेंसेई कि कौन सा निंजा फोन उठाता है पहले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सर भावेश। भावेश जी, तो कैसा लगा पढ़ने में आज की क्लास? सर अच्छा लगा। अच्छा लगा, मजा नहीं आया आज, थोड़ा बोरिंग था ना? नहीं सर, वो बस थोड़ा क्लास लेट ज्वाइन हुई थी, वो फोन नहीं था घर पे, इस वजह से। अच्छा 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 अच्छा, तो कहाँ कितना चीज मिस हो गया था? सर हाफ आवर का मिस हुआ था। अच्छा देख, तो फिर भी स्टिल समझ में तो आ ही रहा होगा। यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया।
तो आज समझ में आया लीनियर इक्वेशन की कहानी में क्या क्या है, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें पढ़नी है? यस सर। चलो बढ़िया, बाकी जो मिस हुआ है वो तो बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लोगे। ओके सर। चलो अब मेरे को ये बताओ कि पॉलिनोमियल पूरा पढ़ लिया तुमने कि बैकलॉग है? नो सर। क्या नो सर मतलब क्या, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सर पढ़ लिया। सवाल बन रहे हैं, ट्राई किया? हाँ सर भेज दिया। बन रहे हैं सवाल कि अटक रहे हो? यस सर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से करे। अच्छा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, बन रहे होंगे है ना? यस सर। चलो बढ़िया है बढ़िया है। तो कौन सी रेफरेंस बुक तुम बनाते हो? अभी तो एग्जाम्पलर ही कर रहा हूँ। अच्छा एग्जाम्पलर ही कर रहे हो। देखो एक्चुअली एग्जाम्पलर में थोड़ा मना करता हूं, कारण ये है ना कि एग्जाम्पलर में बहुत सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस भी है। अब जैसे तुमको दिखता होगा एग्जाम्पलर में कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी सवाल है, तो ना वो छांटना पड़ता है, तो इसलिए वो मेहनत तुम लोग को ना करनी पड़े, इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोग कोई दूसरा रेफरेंस बुक लगा लो। एग्जाम्पलर में तुम लोग को ऑलरेडी यूट्यूब पे करवा दूंगा डिटेल में, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? चलो बढ़िया, ओके एंजॉय करो यार। अभी कोई डाउट हो तो बताना, कोई डाउट वाउट है तो पूछ लो। एनीमे देखते हो? यस सर। कौन सा एनीमे फेवरेट है? सर नारुतो तो मैंने इतना देखा नहीं, मैंने उसी गोकू देखा। गोकू देखा है, मतलब ड्रैगन बॉल देखा है? यस सर। क्या फेवरेट कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल का? सर वैसे तो गोकू है, लेकिन सबसे बढ़िया तो वन पंच मैन लगता है उसकी। ए तुम तो अलग ही एनीमे पे चले गए एक एनीमे पे रहो, फेवरेट पहले बताओ कौन है? फेवरेट तो वन पंच मैन। अच्छा वन पंच मैन है, उसका फेवरेट कैरेक्टर कौन, साइटामा? यस सर। प्रिंसेस जी को हर हर एनीमे के बारे में पता है। अच्छा सही है सही है, साइटामा पसंद है तुम लोगों को, चलो बढ़िया है। देखो यार वन पंच मैन का अगला आर्क कब आएगा, मैं खुद इंतजार में हूँ कि कब अगला उसका सीजन आता है, क्योंकि बड़ा तगड़ा था वन पंच मैन, बहुत मजा आता था देखने में। चलो सही है, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है यार, तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कोई और बच्चा अगर है ऑनलाइन सुन रहा है, बात करना चाह रहा है तो बताओ, नहीं तो एंड करेंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और बताइए कैसे हैं आप लोग? क्या अभी तक तो ठीक है? ये बढ़िया जवाब था सर, अभी तक तो ठीक है, आगे का पता नहीं, हो सकता है समृद्धि मैम के बाव की क्लास करें, ज्यादा पढ़ा दे मैम, हम बेहोश हो जाएं, है ना? मैम कितनी देर पढ़ाती हैं? सर 1 आवर या फिर अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, सही है। तो भैया मजा आ रहा है मैथ्स पढ़ने में प्रिंसेस से? यस सर। चलो सही है, मतलब सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? यस सर। सवाल बन रहे कि नहीं? मुद्दे की बात है कि मैथ पढ़ के सवाल बनने चाहिए। सर क्लासेस से पहले क्या? सर क्लासेस से पहले भी मतलब। अच्छा क्लासेस से पहले भी बन रहे थे, बढ़िया बढ़िया। कौन सा रेफरेंस बुक बना रहे हो? यस सर। कौन सा रेफरेंस बुक बना रहे हो खुद से? सर ओसवाल। अच्छा उजवाल बनाते हो, चलो बढ़िया बढ़िया है। चलो सही यार, लेक्चर समझ में आने चाहिए और सवाल बनने चाहिए, मैथ में तो मेन मुद्दे की बात वही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होगे। और तुम एनीमे देखते हो? हेलो सर देखता तो नहीं हूं, पर ड्राइंग बना। अच्छा ड्राइंग बनाता हूँ, किसकी ड्राइंग बनाई है अभी तक? सर अभी वन पीस की बनाई है, और अरे तो वन पीस में किसकी? सर जो वन पीस में एस और जोरो है और उनके कैरेक्टर्स उनकी। अच्छा, अरे क्या बात है यार, नाइस। मैं भी अभी वन पीस ही देख रहा हूँ। चलो बढ़िया बढ़िया है, ओके नाइस। चलो अच्छा लगा यार तुम लोगों से बात करके, अब अगले क्लास में बात करेंगे। चलो ओके बाय बाय। हाँ हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो हेलो। चलो कोई नहीं यार, लेक्चर का टाइम हो गया है, अगले लेक्चर में बात करेंगे। चलो टाटा बाय बाय, सावनारा।